एक भ्रष्ट कोर चीफ ऑफ स्टाफ जिसने एक महिला सैन्य अधिकारी को कॉफी बनाने वाली समझकर उसका अपमान किया। उसने अहंकार में उसे एक साधारण औरत समझा, लेकिन अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर उसे देखकर उसके होश उड़ गए। कल की उस मामूली औरत के कंधे पर उससे भी भारी 3 सितारे चमक रहे थे। यह उसकी नई बॉस, नई कोर कमांडर का रैंक था। कल मिलते हैं। महिला की यह ठंडी चेतावनी हकीकत बन गई थी और उसी पल सड़ी हुई सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक रोमांचक और खूनी सबक शुरू हो गया। उस दिन मानो आसमान फट गया था। बारिश की बूंदें पानी नहीं बल्कि त्वचा को काटने वाले बर्फीले टुकड़े लग रही थीं। लद्दाख के पहाड़ी इलाके में भारतीय सेना की 7वीं स्ट्राइक कोर, जिसे वज्र कोर भी कहा जाता है, का टैंक अभ्यास क्षेत्र एक विशाल कीचड़ के मैदान में बदल गया था। जमीन टखनों तक धंस रही थी और गरजते हुए आगे बढ़ने वाला एक भारी भरकम T-90 भीष्म टैंक रास्ते में खराब होकर खड़ा था। मैं अपना पोंचो ओढ़े कीचड़ में घुटनों के बल बैठी थी। बारिश का पानी मेरी गर्दन से होता हुआ रीढ़ की हड्डी तक पहुंचकर मेरी वर्दी को भिगो रहा था, पर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मेरी आंखों के सामने तेल से सने हाथों से 2 मैकेनिक इंजन का डिब्बा खोलकर जूझ रहे थे। मुश्किल से 20 साल के उन लड़कों के हाथ ठंड और घबराहट से कांप रहे थे। इसे पकड़ो, स्पैनर देना, मैंने धीमी आवाज में हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। एक मैकेनिक ने चौंककर मेरी तरफ देखा। पोंचो की टोपी से मेरा चेहरा ढका था और कीचड़ ने उसे पूरी तरह से गंदा कर दिया था, इसलिए वे अंदाजा भी नहीं लगा सके कि मैं कौन थी। शायद उन्होंने मुझे कोई गुजरता हुआ पुराना सूबेदार या कोई सिविलियन मैकेनिक समझ लिया था। जब मैं स्पैनर से इंजन के एक हिस्से को कस रही थी, तभी दूर से एक लग्जरी सेडान पानी के छींटे उड़ाती हुई आई। काले रंग की उस कमांड कार की नंबर प्लेट पर लाल पृष्ठभूमि में 2 सितारे लगे थे। यह मेजर जनरल विक्रम राणा, कोर का चीफ ऑफ स्टाफ था। गाड़ी टैंक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने फुर्ती से उतरकर पिछला दरवाजा खोला और छाता तान दिया। चमचमाते हुए चमड़े के जूतों वाला एक पैर बाहर आया। विक्रम राणा अच्छी तरह से इस्त्री की हुई वर्दी और कड़क टोपी पहने अहंकार से गाड़ी से उतरा। उसने त्योरियां चढ़ाकर खराब टैंक और उसके आसपास कीचड़ में सने सैनिकों को देखा। यह क्या बकवास हो रही है? उसकी आवाज बारिश के शोर को चीरती हुई कानों में चुभी। मैकेनिक घबराकर खड़े हो गए। जय हिंद सर। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। विक्रम राणा ने उनके सैल्यूट का जवाब देना तो दूर, अपनी छड़ी से टैंक के ट्रैक पर टक टक किया। वज्र कोर का मुख्य टैंक बारिश में खराब हो गया। क्या तुम लोग मरम्मत पैरों से करते हो? कंपनी कमांडर कहां है? बटालियन कमांडर कहां है? सर, ऐसा नहीं है। एक लांस नायक ने दबी आवाज में सफाई देने की कोशिश की। इंजन में अचानक खराबी आ गई है। उसी पल विक्रम राणा की छड़ी ने उस सैनिक के हेलमेट पर जोर से मारा। टंग की आवाज बारिश से भी तेज गूंजी। जुबान लड़ाता है, अनुशासन तो बिल्कुल खत्म हो गया है। विक्रम राणा ने गुस्से में पैर पटकते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। तभी कीचड़ का एक छींटा उसके चमचमाते जूते पर जा पड़ा। उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी गंदी चीज पर पैर रख दिया हो, और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। मैं धीरे धीरे उठी। पोंचों की वजह से मेरा रैंक दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ और चेहरा ग्रीस और कीचड़ से सने हुए थे। विक्रम राणा ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, ए बुढ़िया, तुम कौन हो? सूबेदार हो या कोई सिविलियन मैकेनिक? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उसे घूरती रही। मेरी चुप्पी शायद उसे चुभ गई। विक्रम राणा ने अपनी ठोड़ी से अपने जूतों की ओर इशारा किया। बाहरी हो क्या? इधर आकर इसे साफ करो। आसपास के मैकेनिकों की सांसें अटक गईं। मैं अपनी जगह से नहीं हिली। विक्रम राणा की भौहें तन गईं। सुनाई नहीं दिया। मेरे जूतों पर कीचड़ नहीं दिख रहा। एक जनरल के सामने अकड़कर खड़ी हो। आजकल के जेसीओ में कोई तमीज ही नहीं बची है। उसे पूरा यकीन था कि मैं कोई जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर या कोई सिविलियन कर्मचारी हूं। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कल शपथ लेने वाली नई कोर कमांडर, भारतीय सेना की पहली महिला कोर कमांडर, बारिश के दिन कीचड़ में तेल से सनी खड़ी होगी। सत्ता के नशे में अंधे लोगों की यही पहचान होती है। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अपनी जेब से तेल में सना एक कपड़ा निकाला। विक्रम राणा ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए अपना पैर आगे बढ़ाया। हाँ, पहले ही ऐसा करना चाहिए था, अच्छे से चमकाना। लेकिन मैं झुकी नहीं।
मैंने वह कपड़ा उसकी आंखों के सामने उठाया और बहुत धीमी शांत आवाज में कहा, अपने जूते खुद साफ करना बेहतर है सर। एक सैनिक के पैर कोई दूसरा साफ नहीं करता। सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे बारिश भी थम गई हो। विक्रम राणा का चेहरा पल में लाल पीला हो गया। उसने अविश्वास से मुझे घूरा। क्या बकवास है? सैनिक के पैर? तेरा नाम क्या है? कौन सी यूनिट से है? इससे पहले कि मैं तुझे मिलिट्री पुलिस को बुलाकर जेल में डालूं, घुटनों के बल बैठ। वह जोर जोर से चिल्लाया। उसके मुंह से थूक के छींटे मेरे चेहरे पर पड़े। मैंने थूक पहुंचे बिना उसे सीधे देखा। DI.A में अपने दिनों में मैंने दुश्मन की आंखों में जो नफरत देखी थी, उससे कहीं ज्यादा घिनौनी मुझे अपने ही सैनिक की वर्दी में छिपे इस लालची आदमी की आंखें लग रही थीं। अगर मैं ऐसा न करूं तो क्या? वह हैरान रह गया। अरे, तू जानती नहीं मैं कौन हूं? मैं विक्रम राणा हूं, इस कोर का सेकंड इन कमांड। जब तक नई कमांडर नहीं आ जाती, मैं ही यहां का राजा हूं। राजा, एक ऐसा आदमी जो सेना को अपनी सल्तनत समझता है। जिस सड़े हुए मांस को मुझे काटना था, वह मेरी आंखों के ठीक सामने था। मैंने कपड़े को और कसकर पकड़ लिया। मैं चाहती तो अभी उसके अहंकारी झबड़े को तोड़ सकती थी, लेकिन मैंने खुद को रोका। अभी सही समय नहीं था। मुझे सिर्फ एक चूहे को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे पूरे सांप के बिल को जलाना था। मैं जानती हूं, मेजर जनरल विक्रम राणा। मैंने कपड़ा जमीन पर फेंक दिया। कीचड़ उछलकर उसकी पैंट पर जा लगा। विक्रम राणा चीखते हुए पीछे हट गया। कल मिलते हैं सर। उम्मीद है कल आपके जूते बिल्कुल साफ होंगे। यह कहकर मैं मुड़ गई। पीछे से विक्रम राणा की गालियां और चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैं बारिश में चुपचाप चलती रही। उसकी घूरती हुई नजरें मेरी पीठ पर चाकू की तरह चुभ रही थीं, लेकिन कल वह चाकू मेरे हाथ में होगा। अगली सुबह बारिश थम गई थी और सूरज निकल आया था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कोर मुख्यालय के परेड ग्राउंड की हवा अभी भी ठंडी थी। हजारों सैनिक कतार में खड़े थे और मंच पर कोर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 28वीं कोर कमांडर का शपथ ग्रहण समारोह। मेजर जनरल विक्रम राणा मंच पर दूसरी पंक्ति में सबसे अच्छी जगह पर खड़ा इतरा रहा था। वह अपने बगल में खड़े एक डिवीजन कमांडर के कान में फुसफुसा रहा था। कल अभ्यास क्षेत्र में एक अजीब औरत मिली। मैकेनिक थी या क्या, पता नहीं। मेरी बात को अनसुना करके भाग गई। आज समारोह के बाद उसे ढूंढकर सबक सिखाऊंगा। सर, जिसने आपको परेशान किया उसकी खैर नहीं, डिवीजन कमांडर ने चापलूसी करते हुए कहा। विक्रम राणा जोर से हंसा और अपने जूतों को देखने लगा। कल कीचड़ से सने जूतों को उसने अपने सहायक से रात भर साफ करवाया था और अब वे शीशे की तरह चमक रहे थे। उसे पूरा यकीन था कि वह इस कोर का असली मालिक है। नई आने वाली कमांडर तो बस एक कठपुतली होगी। एक औरत सेना के बारे में क्या जानेगी? वह उसे अपनी उंगलियों पर नचाएगा, ऐसा वह सोच रहा था। अनाउंसर की आवाज लाउड स्पीकर पर गूंजी। नई कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह चौहान प्रवेश कर रही हैं। शानदार मिलिट्री बैंड की धुन के साथ एक काले रंग की खुली जीप परेड ग्राउंड के गेट से अंदर आई। सबकी निगाहें वहीं टिक गईं। जीप मंच के सामने रुकी और मैं उतरी। मैंने कल के पोंछों की जगह एक बेदाग औपचारिक वर्दी पहनी थी। मेरी छाती पर D.I.A के दिनों में मिले पदक और रिबन लगे थे और मेरे कंधे पर चांदी के 3 चमकते सितारे थे, लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक। मैं एक एक करके मंच की सीढ़ियां चढ़ी। मेरे जूतों की टकटक की आवाज मेरे दिल की धड़कन के साथ मिल रही थी। मंच पर खड़े जनरलों ने एक साथ सैल्यूट किया। जय हिंद मैडम। मैं उनके सैल्यूट का जवाब देती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब मैं मेजर जनरल विक्रम राणा के सामने से गुजरी तो मैं एक पल के लिए रुकी। यह बस एक पल था। विक्रम राणा सैल्यूट करते हुए सिर झुकाए हुए था, इसीलिए पहले उसने मेरा चेहरा नहीं देखा। लेकिन जब मैं रुकी तो उसने हैरानी से थोड़ा सिर उठाया। उसी पल उसकी आंखों की पुतलियां कांप गईं, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। उसकी आंखें मेरे चेहरे और कल के उस कीचड़सने चेहरे को एक साथ देख रही थीं, और जैसे ही उसकी नजर मेरे कंधे पर लगे 3 सितारों पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वही कल वाली हो ही नहीं सकता। ऐसा लगा जैसे मैं उसके मन की चीख सुन सकती हूं। मैंने उसे एक बहुत ही हल्की और ठंडी मुस्कान दी, वही मुस्कान जो कल बारिश में दिखाई थी। मंच के बीच में पहुंचकर मैंने माइक संभाला। तैयार किया हुआ भाषण मंच पर रखा था। प्रिय अधिकारियों और जवानों, आज से मैं
उबाऊ और घिसे पिटे शब्द। मैंने भाषण का कागज उठाया, उसे आधा मोड़ा और किनारे रख दिया। परेड ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। मेरे सहयोगी हैरान थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने ठंडी आंखों से परेड ग्राउंड में भरे सैनिकों और अपने पीछे खड़े अधिकारियों को देखा। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह चौहान, 7वीं स्ट्राइक कोर की कमांडर। मेरी आवाज लाउड स्पीकर के जरिए गूंज उठी। मैं आज यहां आपको मीठी मीठी बातें सुनाने नहीं आई हूं। मैं कल शपथ ग्रहण के अभ्यास की जगह बारिश में अभ्यास क्षेत्र गई थी। मेरे पीछे खड़े विक्रम राणा के कंधे कांप गए। ठंडा पसीना उसकी पीठ पर बह रहा होगा। वहां मैंने देखा। मैंने खराब टैंक को ठीक करने के लिए कीचड़ में लथपथ सैनिकों को देखा, और मैंने उस सैनिक को अपने जूते साफ करने का आदेश देते हुए एक घमंडी जनरल को भी देखा। भीड़ में हलचल मच गई। सैनिकों की आंखें बड़ी हो गईं और मंच पर खड़े अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम राणा के लिए अब खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। एक सैनिक का रैंक उसे अपने अधीनस्थों को नौकर समझने के लिए नहीं दिया जाता। तुम्हारे कंधों पर लगे सितारे और अशोक चिन्ह तुम्हें सैनिकों के खून और पसीने की रक्षा करने के लिए देश ने उधार दिए हैं, और तुम उस शक्ति का उपयोग राजा बनने के लिए कर रहे हो। मैं मुड़ी और सीधे विक्रम राणा की ओर इशारा किया। हजारों आंखें उस पर टिक गईं। चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल विक्रम राणा। जी मैडम, विक्रम राणा ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। तुम्हारे जूते आज बहुत चमक रहे हैं। कल तो कीचड़ लगने से तुम बहुत नाराज थे। अपने सहायक से साफ करवाए हैं क्या? वो मैडम, मुझे सच में पता नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं था तो क्या माफ कर दिया जाए? अगर तुम्हारी जगह कोई जूनियर ऑफिसर होता तो क्या तुम उसे छोड़ देते? मेरी डांट सुनकर विक्रम राणा चुप हो गया। उसका चेहरा मिट्टी जैसा हो गया था। ध्यान से सुनो, मेरी कोर में मौजूद सड़न को मैं खुद साफ करूंगी, चाहे कोई भी हो। अगर किसी ने मेरे सैनिक की आंखों में आंसू लाए तो मैं अपने हाथों से उसकी वर्दी उतार दूंगी। आज से वज्र कोर का पुनर्जन्म होगा। जो लोग भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद कर सत्ता से चिपके हुए हैं, वे अपना सामान पैक कर लें तो बेहतर होगा। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। यह शपथ ग्रहण का भाषण नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी, युद्ध की शुरुआत का बिगुल। समारोह के बाद मंच से उतरते समय मैं एक बार फिर विक्रम राणा के पास से गुजरी। वह लगभग बेहोश होने की हालत में था। मैं बिना रुके धीमी आवाज में फुसफुसाई, तैयार रहना। तुमने जो गंदगी फैलाई है, अब मैं उसे उठाकर तुम्हारे मुंह में डालूंगी। विक्रम राणा लड़खड़ाया और लगभग गिर ही पड़ा। मैं उसे पीछे छोड़कर शान से आगे बढ़ गई। साफ आसमान के नीचे 7वीं कोर का झंडा लहरा रहा था, लेकिन उस शांतिपूर्ण दृश्य के नीचे भ्रष्टाचार की एक विशाल और सड़ी हुई जड़ छिपी हुई थी। अब मैं उस जड़ को उखाड़ने के लिए अपने हाथ खून से रंगने को तैयार थी। शिकार शुरू हो चुका था। शपथ ग्रहण की गहमागहमी खत्म होने से पहले ही उस दोपहर मैं कोर कमांडर के आलीशान दफ्तर के बजाय लॉजिस्टिक्स सपोर्ट ब्रिगेड की मेंटेनेंस बटालियन की ओर चल पड़ी। मेरे स्टाफ ने यह कहकर मुझे रोकने की कोशिश की कि शपथ के पहले ही दिन फील्ड में जाना अभूतपूर्व है, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। मेरे लिए औपचारिकताएं मायने नहीं रखती थी। मेरे दिमाग में बस कल बारिश में रुका हुआ वह भारी भरकम T-90 टैंक और तेल से सने सैनिकों की हताश आंखें थीं। मैडम, बिना किसी सूचना के आप अचानक यहां हड़बड़ाकर दौड़ते हुए आए। मेंटेनेंस बटालियन के कमांडर ने पसीना पोंछते हुए सैल्यूट किया। उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। अगर उन्हें पता होता कि कोर कमांडर आ रही है तो वे कुछ दिन पहले से ही रंग रोगन करने और बगीचे सजाने में लग जाते। मैंने उन्हें यह दिखावा करने का मौका नहीं दिया। मैं यूनिट का असली कच्चा चेहरा देखना चाहती थी। कमांडर, कल जो टैंक खराब हुआ था वह कहाँ है? मैंने जवाब का इंतजार किए बिना ही वर्कशॉप के अंदर कदम रख दिया। विशाल हैंगर के अंदर मरम्मत का इंतजार करते टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। लेकिन कुछ अजीब था। भारत की सबसे बेहतरीन मैकेनाइज्ड कोर की प्रतिष्ठा के विपरीत बहुत सारे उपकरण आधे खुले हुए और लावारिस पड़े थे। मैं उस टैंक के सामने खड़ी हो गई जिसका इंजन मैंने कल खुद खोला था। वही लैंस नायक जिसने कल मुझे मैकेनिक समझा था, मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गया और पत्थर बन गया। आराम से रहो, घबराओ मत, मैंने उसके कंधे पर थपकी दी। तब जाकर उसने रोनी सूरत बनाते हुए अपनी सावधान की मुद्रा ढीली की। तुम्हारा नाम लांस नायक सूरज कुमार है,
है ना? कल की ट्रांसमिशन की समस्या ठीक हुई ना? नहीं मैडम, पार्ट्स ही नहीं है, सूरज ने सिर झुकाकर जवाब दिया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। पार्ट्स नहीं है। कोर लॉजिस्टिक्स की रिपोर्ट में तो टैंकों की 95% उपलब्धता और स्पेयर पार्ट्स की 100% मौजूदगी दर्ज है। मैडम, कागजों पर तो ऐसा ही है, लेकिन असल में पिछले 6 महीने से सप्लाई नहीं आई है, इसलिए हम दूसरे खराब टैंकों से पार्ट्स निकालकर काम चला रहे हैं। कल वाला टैंक भी एक पुराने पार्ट की वजह से खराब हुआ था, उसका हाइड्रोलिक पाइप फट गया था। जुगाड़ सेना में सबसे आम और सबसे खतरनाक प्रथा, एक ठीक ठाक टैंक को खोलकर दूसरे टैंक की मरम्मत करना। रिपोर्ट के शानदार आंकड़े तो बस हवा में बने महल थे। कमांडर, मैंने धीमी आवाज में पुकारा। कमांडर घबराकर मेरे पास आया। हाँ मैडम, क्या यह तुम्हारी उत्तम युद्ध तैयारी है? टैंकों के पार्ट्स नहीं हैं और तुम जुगाड़ कर रहे हो? मरम्मत के लिए जो बजट पास हुआ था वह सब कहां गया? वो ऊपर से सप्लाई में देरी हो रही है। झूठ! मैंने उसकी बात काट दी। मैंने DI.A में झूठ बोलने वालों की आंखें पढ़ना सीखा था। डर और हिसाब किताब से भरी आंखें। वह कुछ जानता था, या शायद वह भी इसमें शामिल था। लॉजिस्टिक्स अफसर को बुलाओ और पिछले 3 सालों के टैंक पार्ट्स की खरीद का रिकॉर्ड, मेंटेनेंस लॉगबुक और बाहरी कंपनियों के साथ हुए सभी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। अगर एक भी कागज कम हुआ तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। उस रात कोर कमांडर के दफ्तर की बत्ती नहीं बुझी। कागजों के ढेर में मैं सच खोजने के लिए अपनी आंखें गड़ाए हुए थी। यह सिर्फ अक्षमता या लापरवाही नहीं थी, यह एक संगठित अपराध था। टैंक पार्ट्स के लिए करोड़ों का बजट खर्च किया गया था, लेकिन यूनिट में जो सामान आया था वह असली नहीं, बल्कि घटिया क्वालिटी के नकली पार्ट्स या कबाड़ होने वाले पुराने पार्ट्स थे। कागजों पर शक्ति डिफेंस नाम की एक कंपनी ने असली पार्ट्स की सप्लाई की थी, लेकिन मेंटेनेंस लॉगबुक से मिलान करने पर सीरियल नंबर मेल नहीं खा रहे थे। शक्ति डिफेंसेस, यह नाम सिर्फ दिखावे के लिए था। किसी फर्जी कंपनी की बू आ रही थी। मैंने अपने D.I.A के संपर्कों का इस्तेमाल करके चुपके से जांच की तो पता चला कि इस कंपनी का असली मालिक मेजर जनरल विक्रम राणा का साला था और पैसे का लेन देन एक और बड़े नाम तक पहुंच रहा था। संसद की रक्षा समिति के अध्यक्ष हरिशंकर त्रिपाठी के चुनावी फंड के खाते में मिल गया। सुबह के 3 बजे मैंने पेन नीचे रखा और कुर्सी पर गहरी सांस ली। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ कोर के अंदर का भ्रष्टाचार नहीं था, यह एक विशाल रक्षा घोटाला था, जिसमें कोर का चीफ ऑफ स्टाफ और एक शक्तिशाली राजनेता शामिल थे। मैंने मधुमक्खी के छत्ते में नहीं, बल्कि भूखे भेड़ियों की मांद में हाथ डाल दिया था। लेकिन डर से ज्यादा मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था। जब वे लोग चुराए हुए पैसों से अपनी तिजोरियां भर रहे थे, तब सूरज कुमार जैसे सैनिक बारिश में खराब टैंकों के साथ रो रहे थे। और अगर युद्ध छिड़ जाता तो हमारे सैनिक इन न चलने वाले लोहे के ढेरों में बैठकर बेमौत मारे जाते। माफ नहीं करूंगी। मैंने मेज पर रखी विक्रम राणा की तस्वीर को घूरा। वह खुद को सेकंड इन कमांड कहता था। जिस सल्तनत पर तुम राज करते थे उसे मैं जड़ से उखाड़ दूंगी। मैंने कसम खाई, लेकिन मैं नहीं जानती थी। जब मैं उनकी गर्दन पर वार करने के लिए अपनी तलवार तेज कर रही थी, तब वे भी मेरी गर्दन पर निशाना साधकर एक जहरीला तीर तैयार कर रहे थे। अगले दिन से कोर के अंदर एक अजीब सा तनाव फैल गया। मैंने लॉजिस्टिक्स विभाग पर शिकंजा कस दिया था और संबंधित अधिकारियों को एक एक करके मिलिट्री पुलिस के हवाले करना शुरू कर दिया था। मेजर जनरल विक्रम राणा बीमारी का बहाना बनाकर दफ्तर नहीं आया। जाहिर है वह चूहे की तरह छिपकर पलटवार की तैयारी कर रहा था। 3 दिन बाद एक बड़ी हवाई हमले की ड्रिल होनी थी। दर्जनों हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके दुश्मन के इलाके में हमला करने का एक बड़ा अभ्यास। मेरे स्टाफ ने ड्रिल को टालने की सलाह दी, लेकिन मैंने इसे जारी रखने का फैसला किया। भ्रष्टाचार की जांच अपनी जगह थी और ट्रेनिंग अपनी जगह, बल्कि ऐसे समय में कमांडर को ट्रेनिंग का नेतृत्व करते हुए दिखना चाहिए, तभी अनुशासन बना रहता है। लेकिन यह मेरी गलती थी। वे लोग इस बात को नहीं भूले थे कि मैं हेलीकॉप्टर में सवार होऊंगी। ड्रिल वाले दिन सुबह का आसमान बहुत साफ और नीला था। मैंने अपनी वर्दी पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और हेलीपैड की ओर चल पड़ी। मेरा कमांड हेलीकॉप्टर, एक A-60 ब्लैक हॉक, अपने पंखे घुमाते हुए तैयार खड़ा था। जय हिंद मैडम, हेलीकॉप्टर तैयार है। एविएशन यूनिट के मेंटेनेंस चीफ ने सैल्यूट किया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था।
वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था और बार बार जमीन की ओर देख रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। शायद सामान्य दिनों में मैं इस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन अनगिनत खतरों का सामना करके विकसित हुई मेरी छठी इंद्री खतरे की घंटी बजा रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। मैं हेलीकॉप्टर में चढ़ने से रुकी और मैंने मेंटेनेंस चीफ को घूर कर देखा। चीफ, आज तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। जी मैडम, मौसम थोड़ा गर्म है। शरद ऋतु की ठंडी सुबह में गर्मी, यह संदिग्ध था। मैंने हेलीकॉप्टर के बाहरी हिस्से पर हाथ फेरते हुए मुख्य रोटर ब्लेड की ओर देखा। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था। अगर मैं उस समय चढ़ने से इनकार कर देती और गहन जांच का आदेश देती तो क्या इतिहास बदल जाता? लेकिन तभी रेडियो पर एक तत्काल रिपोर्ट आई। लीड बटालियन, टारगेट से 10 मिनट दूर। मैडम, हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी होगी। यह एक ड्रिल की स्थिति थी। अगर कमांडर समय पर नहीं पहुंचता तो पूरी ड्रिल गड़बड़ा जाती। मैंने अपना संदेह दूर किया और सिर हिलाया। ठीक है, मैं चढ़ रही हूं। मैं एक अजीब सी बेचैनी के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। मेंटेनेंस चीफ ने जो राहत की सांस ली, उसे मैं हेलीकॉप्टर के शोर में सुन नहीं सकी। उड़ान भरो। मेरे आदेश के साथ ही हेलीकॉप्टर गरजते हुए जमीन से ऊपर उठा। देखते ही देखते हम काफी ऊंचाई पर पहुंच गए और नीचे कोर मुख्यालय और अभ्यास क्षेत्र का नजारा फैल गया। हवा को काटने का कंपन, आंखों के नीचे फैले पहाड़। मैं एक पल के लिए भ्रष्टाचार का तनाव भूलकर ऑपरेशन के नक्शे पर ध्यान केंद्रित करने लगी। हादसा उड़ान भरने के 10 मिनट बाद हुआ। हम समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर एक उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। अचानक हेलीकॉप्टर की छत से टक की तेज आवाज आई, जैसे कोई मोटी स्टील की तार टूट गई हो। क्या हुआ? मेरे चिल्लाने के साथ ही हेलीकॉप्टर पागलों की तरह हिलने लगा। मैडम, मेन रोटर में खराबी, हाइड्रोलिक प्रेशर गिर रहा है। कंट्रोल खत्म, कंट्रोल खत्म। पायलट चीखा। कंट्रोल पैनल पर लाल बत्तियां पागलों की तरह जल बुझ रही थीं। हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमते हुए नियंत्रण खोकर नीचे गिरने लगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण मेरा शरीर दीवार से जा टकराया। मेडे, मेडे, यह वज्र एक है, हम गिर रहे हैं। मैं रेडियो पर संदेश भेजना चाहती थी, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर घूमता हुआ जंगल की ओर गिर रहा था। खिड़की से पेड़ तेजी से करीब आ रहे थे। यह कोई हादसा नहीं है, यह एक हत्या की साजिश है। मेंटेनेंस चीफ की घबराई हुई आंखें, विक्रम राणा की कुटिल मुस्कान, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम गया। उन्होंने जांच से बचने के लिए कोर कमांडर को ही मारने का रास्ता चुना था। मैं ऐसे नहीं मर सकती, बिल्कुल नहीं। मैंने दांत भींचकर इंपैक्ट ब्रेस्ड पोजीशन ले ली। D.I.A में अनगिनत बार की गई क्रैश लैंडिंग की ट्रेनिंग ने मेरे शरीर को हरकत में ला दिया। क्वा आ, कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ दुनिया उलट पुलट हो गई। हेलीकॉप्टर पेड़ों को तोड़ता हुआ एक पहाड़ी ढलान से जा टकराया। कांच टूटने, धातु के मुड़ने की आवाज और फिर एक धमाका। एक विशाल आग के गोले ने मेरी आंखों के सामने सब कुछ ढंक लिया। अंधेरा। कितना समय बीत गया था। धुएं की तीखी गंध और जलती हुई गर्मी से मैं होश में आई। आंखें खोलीं तो सामने सब कुछ लाल था। यह खून था या आग की लपटें, समझ नहीं आ रहा था। ओह, मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे बाएं पैर में कोई हरकत नहीं थी। हेलीकॉप्टर का मलबा मेरे पैर को दबाए हुए था। कॉकपिट की ओर देखा तो पायलट और को पायलट पहले ही मर चुके थे। उनकी गर्दन टूटी हुई थी और वे बेजान लटक रहे थे। यह देखकर मेरा दिल टूट गया। मुझे जीना होगा। मैंने खून से सने हाथों से सीट बेल्ट का बकल खोला। दर्द मेरे पूरे शरीर को चीर रहा था, लेकिन यह सोचकर कि अगर मैं यहां बेहोश हो गई तो जलकर मर जाऊंगी। मैंने अपनी जीभ काटकर खुद को होश में रखा। मुझे इस आग से बाहर निकलना था और उनके बिछाए हुए मौत के जाल से भी। मैं किसी तरह मुड़े हुए दरवाजे से अपना शरीर निकालकर गीले पत्तों पर लुढ़क गई। ठंडी मिट्टी की गंध नाक में आते ही मेरी सांसें लौटीं। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा हेलीकॉप्टर एक विशाल आग के गोले में बदल चुका था। तभी दूर जंगल से किसी अपरिचित की आहट सुनाई दी। यह बचाव दल नहीं था, यह सेना के जूतों की आवाज नहीं थी, यह एक शिकारी के हल्के दबे हुए कदम थे। चेक करो, लाश ढूंढकर फोटो भेजो। एक रेडियो की आवाज और फिर एक अजनबी आदमी की आवाज। यह भारतीय सेना का जवान नहीं था, यह भाड़े के सैनिक थे। वे यह सुनिश्चित करने आए थे कि मैं मर गई हूं या नहीं, या शायद मुझे पूरी तरह से खत्म करने।
मैंने अपनी वर्दी के अंदर टटोला। शुक्र है मेरी पिस्तौल होल्स्टर में थी। मैंने मैगजीन चेक की, 7 गोलियां। मेरा पैर टूटा हुआ था और पूरा शरीर जख्मी था। दुश्मन कितने थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आंखों में डर नहीं बल्कि खून की प्यास थी। उन्होंने एक गलती कर दी थी। मैं कोई मेज पर बैठकर फाइलों पर दस्तखत करने वाली जनरल नहीं थी। मैं भारतीय सेना की पैरा विशेष बल की पूर्व टीम लीडर थी। जंगल मेरा घर था और अंधेरा मेरा दोस्त। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूं कि जहन्नुम कैसा होता है। मैंने एक टूटी हुई टहनी उठाई और अंधेरे में छिप गई। खूनी सफाया तो अभी शुरू हुआ था। जंगल ठंडा और नम था। जलते हुए हेलीकॉप्टर के मलबे से निकलती गर्मी चारों ओर फैलते धुएं में कैद होकर एक भयानक माहौल बना रही थी। मैंने अपने टूटे हुए बाएं पैर को अपनी वर्दी की पैंट से कसकर बांधा और पास की एक चट्टान के पीछे छिप गई। जब भी दर्द की लहर उठती, मैं अपने होंठ काटकर खून का स्वाद चखते हुए खुद को होश में रखती। वे लोग पेशेवर थे। दूर से आती कदमों की आहट का फासला, एक दूसरे को दिए जाने वाले हाथ के इशारे और टॉर्च की रोशनी का कोण, यह किसी सामान्य सैनिक की हरकत नहीं थी। ये पैसे लेकर लोगों को मारने वाले निजी सैन्य कंपनी पीएमसी के भाड़े के सैनिक थे। लाश नहीं दिख रही है, कॉकपिट खाली है। आगे चल रहे एक सैनिक ने अपने रेडियो पर फुसफुसाया, आसपास ढूंढो, दूर नहीं गई होगी। पैर टूटा होगा तो रेंग कर भागी होगी। दिखते ही गोली मार देना, हमें कोई गवाह नहीं चाहिए। लीडर जैसे दिखने वाले आदमी का आदेश आया और 4 सैनिक पंखे की तरह फैलकर तलाशी का दायरा छोटा करने लगे। वे सोच रहे होंगे कि मैं एक घायल जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हूं, लेकिन वे एक बात नहीं जानते थे, घायल जानवर ही सबसे खूंखार होता है, और यह है कि मैंने अपनी जवानी इसी जंगल में बिताई है। मैंने अपनी सांस रोक ली। मैंने अपने दिल की धड़कन को भी नियंत्रित कर लिया। मेरे हाथ में हेलीकॉप्टर का एक टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा था। पिस्तौल थी, लेकिन गोली की आवाज मेरी लोकेशन बता देती। पहला शिकार खामोशी से करना था। चर्र। मेरे छिपने की जगह के ठीक ऊपर से पत्ते कुचलने की आवाज आई। एक सैनिक नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए इधर उधर देख रहा था। जैसे ही वह मेरे ऊपर से गुजरा और उसकी पीठ मेरी तरफ हुई, मैंने अपने ठीक ठाक दाहिने पैर से जमीन पर जोर लगाकर छलांग लगा दी। ओह! इससे पहले कि वह चीख पाता, मेरे हाथ में मौजूद शीशे के टुकड़े ने उसकी गर्दन की नस को काट दिया। गर्म खून मेरे चेहरे पर उछला। मैंने गिरते हुए उसके शरीर को संभाला ताकि कोई आवाज न हो और उसे जमीन पर लिटा दिया। मैंने फुर्ती से उसकी कमर से एक चाकू, साइलेंसर लगी पिस्तौल और एक रेडियो निकाल लिया। अब लड़ने में कुछ आसानी होगी। नंबर 3, रिपोर्ट करो। संपर्क क्यों नहीं हो रहा? रेडियो से लीडर की चिड़चिड़ी आवाज आई। मैंने मरे हुए सैनिक के रेडियो का ट्रांसमिशन बटन 2 बार जल्दी से दबाया। चिक चिक। यह एक संकेत था कि संचार खराब है। यह बदमाश। नंबर 2, तुम नंबर 3 की तरफ जाकर देखो। उसने चारा निगल लिया। एक और आदमी इस तरफ आएगा। मैंने लाश को अंधेरे में छिपाया और दूसरी तरफ एक पेड़ के पीछे चला गया। पैर का दर्द अब सुन्न हो गया था। एड्रेनालाइन मेरे पूरे शरीर में दौड़ रहा था। यह ट्रेनिंग नहीं, यह हत्या थी। कुछ देर बाद अपने साथी को देखने आया दूसरा सैनिक दिखाई दिया। वह जमीन पर फैले खून के धब्बे देखकर ठिठका, बॉस, यहां खून है। धड़ाम। साइलेंसर की आवाज ने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया। उसके माथे में एक छेद हो गया। वह बिना कोई आवाज किए नीचे गिर गया। अब सिर्फ 2 बचे थे। मैंने उनके डर का फायदा उठाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब साथी एक एक करके बिना आवाज के गायब हो रहे हों, इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता। मैंने दूसरे सैनिक की लाश को घसीटकर हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ऐसी जगह बिठा दिया जहां आग की हल्की रोशनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा हो। नंबर 2, रिपोर्ट करो, लीडर चिल्लाया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और एक पत्थर फेंककर दूसरी तरफ के जंगल में आवाज की, वहां है। बचे हुए दोनों ने मेरी फेंकी हुई पत्थर की दिशा में पागलों की तरह फायरिंग शुरू कर दी। धड़ धड़ धड़। बंदूक की नाल से निकलती आग ने अंधेरे को रोशन कर दिया। जब वे एक परछाई के पीछे अपनी गोलियां बर्बाद कर रहे थे, मैं सांप की तरह जमीन पर रेंगते हुए उनके बगल में पहुंच गई। फायरिंग रुकी और वे मैगजीन बदलने लगे। टारगेट नहीं दिख रहा। कहां छिप गई? डरी हुई आवाज। मैं अंधेरे से बाहर निकली। यहां हूं। मेरी आवाज सुनकर वे घबराकर अपनी बंदूकें घुमाने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पच पच। डबल टैप, ठीक छाती और सिर पर। तीसरा भी गिर गया।
अब सिर्फ लीडर बचा था। वह घबराकर पीछे हटने लगा और एक पेड़ की जड़ से टकराकर गिर गया। उसने अपनी राइफल से फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फेंका हुआ चाकू उसके कंधे में जा धंसा। वह दर्द से छटपटाने लगा और राइफल उसके हाथ से छूट गई। मैं लंगड़ाती हुई उसके पास गई और उसका कॉलर पकड़कर उसे एक पेड़ से सटा दिया। उसकी आंखों में अब शिकार का जुनून नहीं बल्कि मौत का खौफ था। किसने भेजा? मैंने पूछा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तो बस वही किया जो कहा गया था। किसने कहा था? मैंने उसके कंधे में धंसे चाकू को घुमाया। वह चीख पड़ा। बताओ, मेरा सब्र ज्यादा देर नहीं टिकेगा। विक्रम राणा, कोर का चीफ ऑफ स्टाफ और संसद से हरिशंकर त्रिपाठी के सहायक ने पैसे दिए थे। प्लीज मुझे जाने दो। ये वही नाम थे जिनका मुझे अंदेशा था, लेकिन सीधे उसके मुंह से सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया। वे सोच रहे होंगे कि मैं मर चुकी हूं और इस वक्त जश्न मना रहे होंगे। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए ठंड से कहा, प्रार्थना करो, तुम्हें जहन्नुम में भी माफी नहीं मिलेगी। मैंने पिस्तौल की बट से उसके कनपट्टी पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। मैंने उसे मारा नहीं, उसे एक जिंदा सबूत बनना था। मैं हाफती हुई रात के आसमान की ओर देखने लगी। तारे चुपचाप चमक रहे थे। अब पलटवार का समय था। मैंने बेहोश पड़े लीडर को रस्सी से कसकर बांधा और उनके हाईटेक मिलिट्री रेडियो को उठा लिया। शुक्र है हेलीकॉप्टर क्रैश साइट ऊंचाई पर थी, इसलिए सिग्नल अच्छा था। मैंने फ्रीक्वेंसी को कोर के कॉमन चैनल से हटाकर अपनी सबसे भरोसेमंद यूनिट के इमरजेंसी चैनल पर सेट किया। मेरी पुरानी यूनिट 707 स्पेशल मिशन बटालियन का एक पूर्व सदस्य, जिसे मैं D.I.A के दिनों से जानती थी, अब कोर की स्पेशल फोर्सेस रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर था। यह वज्र 1 है। सुनते ही जवाब दो। दोहराती हूं, यह वज्र 1 है। कुछ खरखराहट के बाद एक अविश्वासी आवाज सुनाई दी। वज्र 1, मैडम, क्या आप हैं? वज्र 1 के क्रैश होने की सूचना मिली थी, सभी के मारे जाने की। मैं जिंदा हूं, अपनी लोकेशन भेज रही हूं। तुरंत अपनी सबसे अच्छी टीम भेजो। गोपनीयता बहुत जरूरी है। बचाव हेलीकॉप्टर नहीं, हमलावर हेलीकॉप्टर भेजना। एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। समझ गया मैडम, तुरंत निकल रहे हैं। कमांडिंग ऑफिसर की आवाज में रुलाई थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था। 30 मिनट बाद पहाड़ की चोटी पर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इस बार यह दुश्मन नहीं, दोस्त था। सर्चलाइट ने मुझ पर रोशनी डाली और रस्सी से उतरकर स्पेशल फोर्सेस के कमांडो ने मुझे घेर लिया। वे खून से लथपथ मुझे, मेरे पैरों में बंधे भाड़े के सैनिक और आसपास पड़ी लाशों को देखकर हैरान रह गए। मैडम, आपकी हालत? कमांडिंग ऑफिसर ने दौड़कर मेरी जांच की। फटी हुई वर्दी, गहरे घाव और टूटा हुआ पैर, लेकिन मैंने स्ट्रेचर पर लेटने से इनकार कर दिया। सहारा दो, मुझे एक जगह जाना है। आपको अस्पताल ले चलते हैं मैडम। इस हालत में? नहीं, अस्पताल बाद में, अभी हमें कोर मुख्यालय जाना है। मेरी आंखों में देखकर कमांडिंग ऑफिसर ने और कोई सवाल नहीं किया। उसने मुझे सहारा देकर हेलीकॉप्टर में बिठाया। सभी सैनिक कोर मुख्यालय की ओर बढ़ो। लक्ष्य है अंडरग्राउंड कमांड सेंटर। इसे एक विद्रोह को दबाने वाले ऑपरेशन की तरह अंजाम देना। जो भी विरोध करे उसे दुश्मन समझा जाए। समझ गया मैडम। हेलीकॉप्टर अंधेरे को चीरता हुआ उड़ चला। खिड़की से दूर होते जलते हुए हेलीकॉप्टर के मलबे को देखते हुए मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। दर्द अब गुस्से का ईंधन बन चुका था। उसी समय कोर के अंडरग्राउंड बंकर में मेजर जनरल विक्रम राणा कंट्रोल रूम की मुख्य कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था। मेज पर स्कॉच की एक बोतल रखी थी और उसका चेहरा शराब और जीत के नशे में लाल था। हाँ, लाश मिली, जलकर पहचानना मुश्किल है। ओह, बुरा हुआ। अगर वह चुपचाप रहती तो अच्छा होता। वह हरिशंकर त्रिपाठी से फोन पर बात करते हुए हंस रहा था। चिंता मत कीजिए माननीय मंत्री जी, कल सुबह तक इसे तकनीकी खराबी के कारण एक दुखद हादसा बता दिया जाएगा। जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। जी बिल्कुल, अगला कोर कमांडर मैं बनूंगा और आपका पूरा ध्यान रखूंगा। कंट्रोल रूम में मौजूद ड्यूटी ऑफिसर चीफ ऑफ स्टाफ को देखकर सांस भी नहीं ले पा रहे थे। कोर कमांडर मर चुकी थी और चीफ ऑफ स्टाफ शराब की पार्टी कर रहा था। सेना पागल हो चुकी थी। तभी धड़ाम, बंकर का भारी भरकम डबल स्टील का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। दरवाजे को विस्फोटक से उड़ा दिया गया था। तीखा धुआं और धूल कंट्रोल रूम में भर गई। क्या हुआ? दुश्मन का हमला है क्या? विक्रम राणा घबराकर फोन गिराकर मेज के नीचे घुसने लगा।
मिलिट्री पुलिस के जवान हैरान परेशान थे। तभी धुएं को चीरते हुए काले रंग की एंटी टेररिज्म वर्दी पहने स्पेशल फोर्सेस के कमांडो अंदर घुस आए। सब लोग हिलना मत, हथियार डाल दो, हिले तो गोली मार देंगे। लेजर साइट्स विक्रम राणा और उसके आदमियों के माथे पर चमक रही थीं। कंट्रोल रूम पल भर में काबू में आ गया और फिर फटे हुए धुएं के बीच से एक शख्स लंगड़ाता हुआ अंदर आया। खून से सनी वर्दी, बिखरे हुए बाल, एक पैर पर लकड़ी की पट्टी बंधी हुई और एक कमांडो का सहारा लिए हुए। लेकिन उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो कोई भूत जहन्नुम से लौट आया हो। कमांडर। विक्रम राणा जमीन पर बैठा कांपते हुए झबड़े से मुझे देख रहा था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कैसे? तुम तो मर चुकी थी। कांपते हुए मैंने कमांडो का सहारा छोड़ा और दर्द सहते हुए एक एक कदम उसकी ओर बढ़ी और मैंने अपनी जेब से हेलीकॉप्टर क्रैश साइट से उठाया हुआ आग में झुलसा एक धातु का टुकड़ा निकालकर उसकी मेज पर फेंक दिया। झन की आवाज के साथ स्कॉच की बोतल टूट गई। अफसोस हुआ मेजर जनरल विक्रम राणा, तुम्हारे भेजे हुए यमदूत अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। यह एक गलतफहमी है, मुझे कुछ नहीं पता। यह एक विद्रोही है। यह औरत पागल हो गई है और कोर कमांड पर कब्जा करना चाहती है। मिलिट्री पुलिस, क्या कर रहे हो? पकड़ो इसे। विक्रम राणा चिल्लाया, लेकिन मिलिट्री पुलिस के जवान पहले ही स्पेशल फोर्सेस के जवानों के सामने हथियार डाल चुके थे। विद्रोह? हाँ, यह विद्रोह है। अपने सीनियर को मारने की कोशिश करना, दुश्मन के साथ मिलकर सेना को बेचना, यही तो विद्रोह है। मैंने अपनी ठोड़ी से पीछे की ओर इशारा किया। स्पेशल फोर्सेस के कमांडो भाड़े के सैनिकों के खून से लथपथ लीडर को घसीटते हुए लाए और उसे जमीन पर फेंक दिया। यह तुम्हारा भेजा हुआ सफाई कर्मचारी है। इसने बड़े प्यार से तुम्हारा और हरिशंकर त्रिपाठी का नाम लिया है। बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी मिल गया है। विक्रम राणा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने समझ लिया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। मिलिट्री पुलिस प्रमुख, मैं चिल्लाई। कोने में कांप रहा मिलिट्री पुलिस प्रमुख दौड़ कर आया। जी मैडम, मेजर जनरल विक्रम राणा को तुरंत गिरफ्तार करो। आरोप है हत्या की साजिश, सैन्य संपत्ति का गबन और देशद्रोह के इरादे से हत्या का प्रयास। इसका रैंक उतारो और हथकड़ी लगाओ। जी मैडम। जैसे ही मिलिट्री पुलिस के जवान आगे बढ़े, विक्रम राणा छटपटाने लगा। छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। हरिशंकर त्रिपाठी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम सब मारे जाओगे। उसे कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाया जा रहा था और मैं उसे देखकर कमजोरी से एक कुर्सी पर बैठ गई। तनाव खत्म होते ही दबा हुआ दर्द एक सुनामी की तरह उमड़ पड़ा। लेकिन यह अंत नहीं था। असली मास्टरमाइंड तो अभी भी संसद में बैठा था, हरिशंकर त्रिपाठी। मैंने टूटी हुई बोतल से बहती तेज शराब की गंध के बीच फुसफुसाया, वह सांसद होने के विशेषाधिकार के पीछे छिपेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक सैनिक हूं और मैंने युद्ध के मैदान में कभी किसी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा। कमांडिंग ऑफिसर। जी मैडम। इलाज कराकर सीधे दिल्ली चलेंगे। कल संसद की रक्षा समिति की बैठक है ना? जी, लेकिन आपकी हालत। मैं नहीं मरूंगी, मुझे अपनी आंखों से देखना है वह बूढ़ा लोमड़ी मेरे सामने कैसे घुटने टेकता है। मैंने खून से सने हाथ से अपने बिखरे हुए बाल संवारे। खूनी सफाया तो अभी सिर्फ पहला अध्याय था। अंडरग्राउंड बंकर में तूफान के बाद की शांति थी। विक्रम राणा को घसीट कर ले जाने के बाद मैं मेडिकल ऑफिसर द्वारा लाए गए एक अस्थायी बिस्तर पर बैठ गई। तनाव कम होते ही मेरे बाएं पैर में आग लगने जैसा दर्द होने लगा। टूटी हुई हड्डी मांस को चुभ रही थी। मैडम, यह एक ओपन फ्रैक्चर है। हड्डी त्वचा को फाड़कर बाहर आ गई है। यह प्राथमिक उपचार से काम नहीं चलेगा। आपको तुरंत अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करना होगा। मेडिकल ऑफिसर की आवाज कांप रही थी। वह मेरे पैर को देखकर बार बार थूक निगल रहा था। खून, कीचड़ और ग्रीस में सना मेरा रूप किसी कमांडर से ज्यादा युद्ध के मैदान से निकले एक मुर्दे जैसा लग रहा था। बस दर्द की दवा दे दो, मैंने संक्षिप्त में कहा। जी, लेकिन संक्रमण का खतरा है और आप शॉक में भी जा सकती हैं। दर्द की दवा दो और पट्टी को और कसकर बांधो और एक नई वर्दी की पैंट लाओ। मैं फटी हुई पैंट पहनकर नहीं जा सकती। मेरी ठंडी आंखों को देखकर मेडिकल ऑफिसर चुप हो गया। उसने कांपते हाथों से मेरी जांघ में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया। दवा के असर से दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन मेरा दिमाग और भी साफ हो गया। मेरी नजर विक्रम राणा की मेज पर गई।
वह घसीटते हुए ले जाए जाने के बावजूद अंत तक मुझसे नजरें नहीं मिला सका। यह सिर्फ डर नहीं था, यह कुछ छिपाने वाली नजर थी। मैंने DI में सीखा था कि दुश्मन जो छिपाना चाहते हैं उसे कैसे खोजा जाता है। मेज पर बिखरे हुए कागज, एक महंगा पेन और एक पारिवारिक तस्वीर रखी थी। एक सामान्य सी दफ्तर की मेज, लेकिन मेरी छठी इंद्री मेज के पीछे की दीवार पर लगे एक बड़े ऑपरेशनल मैप की ओर इशारा कर रही थी। स्पेशल फोर्सेस कमांडर, उस नक्शे को हटाओ। जी मैडम। कमांडर ने चाकू से नक्शे को फाड़ा तो उसके पीछे से एक ग्रे रंग की तिजोरी निकली। बिल्कुल, विक्रम राणा जैसे लोग बैंकों पर भरोसा नहीं करते। जो राज उनकी गर्दन पकड़ सकता है उसे वे अपने सबसे करीब रखते हैं। पासवर्ड नहीं पता मैडम, क्या इसे उड़ा दें? नहीं, अंदर का सामान जलना नहीं चाहिए। मैं लंगड़ाती हुई तिजोरी के पास गई और मैंने अपनी जेब से भाड़े के सैनिक के लीडर से छीना हुआ खून से सना स्मार्टफोन निकाला। यह वही फोन था जिससे वह विक्रम राणा से बात करता था। गैलरी में हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरों के अलावा एक और तस्वीर थी जो शायद किसी धोखे की आशंका में खींची गई थी। एक नोटपैड की तस्वीर जिस पर कुछ नंबर लिखे थे, 81,577, स्वतंत्रता दिवस और 77। कितना सरल है। नंबर दबाते ही बीप की आवाज के साथ तिजोरी का दरवाजा खुल गया। अंदर नकदी के बंडल, एक काले रंग की चमड़े की डायरी और एक USB ड्राइव थी। मैंने डायरी खोली। उसमें बारीक अक्षरों में तारीख, रकम, जगह और पाने वाले का नाम लिखा था। 12 अक्टूबर, हरिशंकर त्रिपाठी का दफ्तर, 50 करोड़ नकद के सीरीज टैंक पार्ट्स का सौदा। 5 नवंबर, गोल्फ कोर्स, रक्षा समिति सदस्य, 3 करोड़। यह कोई हिसाब किताब की डायरी नहीं थी, यह एक डेथ नोट था। भारत के रक्षा तंत्र को दीमक की तरह खा रहे कीड़ों की सूची। तभी मेज पर रखा विक्रम राणा का निजी मोबाइल फोन जोर जोर से बजने लगा। कॉलर का नाम था VIP HT हरिशंकर त्रिपाठी। उसे नहीं पता था कि विक्रम राणा गिरफ्तार हो चुका है। मैंने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हेलो। अरे विक्रम, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? काम हो गया? उस औरत की लाश की तस्वीर अभी तक क्यों नहीं भेजी? हरिशंकर त्रिपाठी की आवाज में चिड़चिड़ाहट और बेचैनी थी। मैं कुछ देर चुप रही। मेरी चुप्पी जितनी लंबी होती गई, फोन के दूसरी तरफ से सांसें उतनी ही तेज होती गईं। हेलो विक्रम, कुछ तो बोलो। विक्रम राणा अभी बात करने की हालत में नहीं है, माननीय मंत्री जी। मेरी आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से एक गहरी सांस लेने की आवाज आई। तुम कौन हो? और कौन जिसे आप इतनी शिद्दत से मारना चाहते थे? 7वीं कोर की कमांडर अदिति सिंह चौहान। हैरान हुए? मैं जहन्नुम से लौट आई हूं। आपके भेजे हुए यमदूतों को मैंने आपकी जगह जहन्नुम भेज दिया है। तुम जिंदा हो? लगता है मेरी आवाज सुनकर आप निराश हुए। विक्रम राणा को मैंने अभी अभी अपने हाथों से हथकड़ी पहनाकर मिलिट्री पुलिस की कालकोठरी में डाल दिया है और अभी मेरे हाथ में एक बहुत ही दिलचस्प डायरी है। लेकिन साथ ही हाथों से बात कर हरिशंकर त्रिपाठी एक अनुभवी राजनेता था। उसने तुरंत अपनी घबराहट छिपाई और अपनी आवाज को भारी कर लिया। हिम्मत तो बहुत है तुम में। खैर, जिंदा लौट आई हो तो बधाई, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो। एक सांसद को धमका रही हो। वह डायरी, तुम्हें लगता है वह सबूत बन पाएगी? मैं कह दूंगा कि वह जाली है, बस। सच में? मेरे हेलीकॉप्टर को गिराने वाले भाड़े के सैनिक के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग को भी आप जाली कहेंगे? बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड को भी? देखो जनरल, मैं प्यार से कह रहा हूं, रुक जाओ। क्या तुम अपनी वर्दी खोना चाहती हो? तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। मैं अगला रक्षा मंत्री बनने वाला हूं। मेरे एक इशारे पर तुम पर जासूसी का आरोप लगाकर तुम्हारी वर्दी उतार दी जाएगी और तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगी। धमकी तो अब मैं दूंगी, माननीय मंत्री जी। मैंने डायरी बंद की। मैं अभी दिल्ली आ रही हूं। सुना है कल सुबह रक्षा समिति की बैठक है। बहुत सारे पत्रकार भी आएंगे, वहीं मिलते हैं। मत आना, वहीं रुको। अगर तुम कल यहां आई तो तुम्हें एक विद्रोही के तौर पर गोली मार दी जाएगी। मैंने बिना कोई जवाब दिए फोन काट दिया और मैंने फोन को जमीन पर फेंककर अपने जूते से कुचल दिया। कमांडिंग ऑफिसर, हेलीकॉप्टर तैयार है। जी मैडम। वज्र 1 की जगह एक असॉल्ट हेलीकॉप्टर तैयार है। सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्सेस की 2 टीमें साथ चलेंगी। चलो दिल्ली। जब उन्होंने मंच सजा ही दिया है तो जाकर उसे उलटना तो पड़ेगा। मैं लंगड़ाते हुए बंकर से बाहर निकली।
रात के आसमान में पूर्णिमा का चांद ठंडा चमक रहा था और हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज मेरे दिल की धड़कन की तरह तेज हो रही थी। अब मैं एक कोर कमांडर नहीं थी, मैं अपने शिकार की गर्दन पर झपटने को तैयार एक भूखी भेड़िया थी। दिल्ली, संसद भवन, भारत की सत्ता का केंद्र कहलाने वाली यह जगह सुबह से ही एक युद्ध के मैदान जैसी लग रही थी। संसद की रक्षा समिति की बैठक के कमरे के बाहर सैकड़ों पत्रकार जमा थे। कल रात से ही एक अफवाह फैल रही थी कि सीमा पर तैनात एक कोर में विद्रोह और देशद्रोह की साजिश हुई है। बेशक यह अफवाह हरिशंकर त्रिपाठी ने ही फैलाई थी। सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई। अध्यक्ष हरिशंकर त्रिपाठी ने हथौड़ा पटकते हुए गंभीर चेहरे के साथ माइक संभाला। प्रिय देशवासियों, मैं बहुत ही दुखद मन से आज यहां खड़ा हूं। कल हमारी सेना की सबसे महत्वपूर्ण 7वीं कोर में एक चौंकाने वाली घटना घटी। कैमरे के फ्लैश पागलों की तरह चमकने लगे। हरिशंकर त्रिपाठी एक तैयार किया हुआ भाषण पढ़ने लगा। नई कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सिंह चौहान ने पदभार ग्रहण करते ही मानसिक अस्थिरता के लक्षण दिखाए और अपने स्टाफ को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। यहां तक कि अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए उन्होंने एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना की साजिश रची और इसके बहाने कोर कमांड को पंगु बना दिया। यह एक स्पष्ट सैन्य विद्रोह और देशद्रोह है। हॉल में हलचल मच गई। पत्रकार ब्रेकिंग न्यूज भेजने में व्यस्त हो गए। हरिशंकर त्रिपाठी मन ही मन मुस्कुराया। पहला वार हमेशा जीत दिलाता है। एक बार आरोप लगा दो तो सच्चाई मायने नहीं रखती। इसलिए यह समिति रक्षा मंत्रालय से लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सिंह चौहान को तत्काल बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग करती है। तभी बैठक के कमरे का भारी दरवाजा खुला और एक दृढ़ आवाज सुनाई दी। सबकी निगाहें पीछे मुड़ी। सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से सशस्त्र काले बेरेट पहने स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने रास्ता बना दिया और उस रास्ते के अंत से मैं अंदर आई। न व्हील चेयर, न स्ट्रेचर। मैं बैसाखी के सहारे एक एक कदम दर्द को पीते हुए आगे बढ़ी। फटी हुई और खून से सनी वर्दी, झुलसा हुआ चेहरा और पट्टी में बंधा पैर, लेकिन मेरे कंधे पर लगे 3 सितारे और छाती पर लगे पदक किसी भी महंगे सूट से ज्यादा चमक रहे थे। हॉल में सन्नाटा छा गया। मेरे इतने भयानक और प्रभावशाली रूप को देखकर हरिशंकर त्रिपाठी भी एक पल के लिए चुप हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सिंह चौहान, सत्ता पक्ष के एक सांसद ने हैरान होकर कहा। मैं बैसाखी के सहारे मंच के नीचे तक गई। पत्रकार ऐसे हट गए जैसे कोई समुद्र फट गया हो। मैंने हरिशंकर त्रिपाठी की ओर देखा। वह मंच पर ऊंची जगह पर बैठा था, लेकिन उसका दबदबा पहले ही मुझसे कम हो गया था। किसकी इजाजत से देशद्रोह? मेरी आवाज बिना माइक के भी पूरे हॉल में गूंज रही थी। सुरक्षा, क्या कर रहे हो? इस विद्रोही को बाहर निकालो, इसकी बंदूक छीनो। हरिशंकर त्रिपाठी चिल्लाया। संसद के सुरक्षाकर्मी आगे बढ़ने लगे, लेकिन मेरे पीछे खड़े स्पेशल फोर्सेस के जवानों की आंखों में खून देखकर वे ठिठक गए। हाथ मत लगाना, मैं एक सेवारत कोर कमांडर हूं। मेरे शरीर को छूने का मतलब एक ऑपरेशन पर तैनात कमांडर पर हमला माना जाएगा। मैं धीरे से गुर्राई और मैंने अपनी जेब से एक यूएसबी और एक रिकॉर्डर निकालकर पत्रकारों के सामने दिखाया। देशवासियों और पत्रकार मित्रों, मैं आपको हरिशंकर त्रिपाठी द्वारा बताए गए विद्रोह का सच सुनाती हूं। कल मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। वह कोई हादसा नहीं था। किसी ने मैकेनिक को खरीदकर रोटर की तारें काट दी थीं। झूठ है, यह औरत पागल हो गई है और बकवास कर रही है। माइक बंद करो, प्रसारण रोको। हरिशंकर त्रिपाठी मंच पीटते हुए चिल्लाया, लेकिन लाइव प्रसारण को रोकना असंभव था। मैंने रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया। मैंने वही किया जो कहा गया था। विक्रम राणा ने कहा था कि हरिशंकर त्रिपाठी ने आदेश दिया है, अगर मैं नाकाम रहा तो मेरे परिवार को मार देंगे। कल मेरे द्वारा पूछताछ किए गए भाड़े के सैनिक के लीडर की आवाज स्पीकर से गूंज उठी। हत्या की साजिश का साफ सबूत। हॉल में भगदड़ मच गई। यह सब मनगढ़ंत है, यह डीप फेक है। आजकल तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है। हरिशंकर त्रिपाठी पसीना पसीना होते हुए चिल्लाया। मनगढ़ंत? तो क्या यह भी मनगढ़ंत है? मैंने इस बार विक्रम राणा की तिजोरी से मिली डायरी खोली और सबसे ताजा पन्ना कैमरे के सामने कर दिया। 12 अक्टूबर, हरिशंकर त्रिपाठी का दफ्तर, 50 करोड़ नकद। यहां तो आपके हस्ताक्षर भी हैं,
लगता है आप पैसे लेते समय रसीद पर साइन करने की आदत अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं। कैमरे का जूम डायरी पर गया। हरिशंकर त्रिपाठी की अनोखी लिखावट साफ साफ स्क्रीन पर दिख रही थी। आह! हरिशंकर त्रिपाठी के पैरों में जान नहीं रही और वह कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। सब खत्म हो गया था। यह एक ऐसा सबूत था जिसका कोई तोड़ नहीं था। हरिशंकर त्रिपाठी, तुमने एक सैनिक के सम्मान को कलंकित किया, देश की सुरक्षा को बेचकर अपनी जेबें भरी और उसे छिपाने के लिए तुमने एक सेवारत कोर कमांडर की हत्या की कोशिश की। अगर यह देशद्रोह नहीं है तो क्या है? मैंने बैसाखी संभालते हुए उसे मौत की सजा सुनाई। तुम्हें सैन्य रहस्य संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन, हत्या की साजिश और रिश्वतखोरी के आरोप में तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। तभी हॉल का दरवाजा फिर से खुला और दिल्ली केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबी के विशेष जांच दल के अधिकारी अंदर घुस आए। मैंने दिल्ली आते हुए हेलीकॉप्टर से ही उन्हें सूचित कर दिया था। हरिशंकर त्रिपाठी जी, हमारे साथ चलिए। अधिकारियों ने वारंट दिखाया तो हरिशंकर त्रिपाठी कांपते हुए मुझे घूरने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानती नहीं मैं कौन हूं? मैं नहीं मरूंगा, कभी नहीं। हाँ, जेल में बहुत लंबा जीना, अपनी मौत तक हर रात मेरे मारे गए सैनिकों के चेहरे याद करना। हरिशंकर त्रिपाठी को एक जानवर की तरह घसीट कर ले जाया गया। फ्लैश की बौछार के बीच उसका पतन हो गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। तब जाकर मेरा तनाव कम हुआ और मुझे चक्कर आने लगे। पैर का दर्द फिर से बढ़ गया। लड़खड़ाते हुए मुझे स्पेशल फोर्सेस के कमांडर ने संभाला। मैडम, आप ठीक हैं? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपने खून से सने माथे को पोंछा, लेकिन मेरा मन बहुत हल्का था। मैंने सड़ी हुई जड़ को उखाड़ फेंका था। अब बस अपनी कोर में वापस जाकर एक नई शुरुआत करनी थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी, हरिशंकर त्रिपाठी का पतन अंत नहीं बल्कि एक और बड़े तूफान की शुरुआत थी। सत्ता के खालीपन को भरने के लिए भूखे लकड़बग्घे अभी भी बाकी थे। तभी मेरी जेब में कंपन हुआ। एक अनजान नंबर था। हेलो, लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सिंह चौहान। बहुत खूब, तुमने हरिशंकर त्रिपाठी को ऐसे खत्म कर दिया। एक बदली हुई मशीनी आवाज। कौन हो तुम? मैं हरिशंकर त्रिपाठी से भी ऊंची जगह पर हूं। तुमने खेल को बहुत बड़ा बना दिया है। क्या अब तुम इसे संभाल पाओगी? फोन कट गया। मैंने बंद हुए फोन को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा युद्ध तो अब दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहा था। संसद में हुई उस खूनी जंग के बाद मैं सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के वीआईपी कमरे में लेटी हुई थी। मेरे पैर का ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कम से कम 8 हफ्ते के आराम की सलाह दी थी। पर मेरे लिए आराम एक विलासिता थी। खिड़की के बाहर शांतिपूर्ण दृश्य के विपरीत कमरे में लगे टीवी पर दिन रात हरिशंकर त्रिपाठी गेट की खबरें चल रही थीं। लेकिन खबरें देखकर मेरा माथा ठनक रहा था। जांच एजेंसी का प्रारंभिक निष्कर्ष, हरिशंकर त्रिपाठी ने अकेले ही अपराध को अंजाम दिया। मामले को रफा दफा करने की कोशिश। क्या रक्षा घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति की गलती थी? रक्षा मंत्रालय का संगठित संलिप्तता से इनकार। अकेले अंजाम दिया, एक व्यक्ति की गलती। ये घिनौने शब्द थे। हरिशंकर त्रिपाठी एक बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन वह भी एक विशाल खाद्य श्रृंखला में बस एक शिकारी था। वे अदृश्य हाथ जिन्होंने उसे रिश्वत दी थी, उसके काले धन का प्रबंधन किया था और हेलीकॉप्टर दुर्घटना को दबाने की कोशिश की थी, अब उसे बलि का बकरा बनाकर खुद बचने की कोशिश कर रहे थे। मैडम, रक्षा मंत्री जी आपसे मिलने आ रहे हैं, मेरे सहयोगी ने धीरे से बताया। मना कर दो, कह दो मैं थकी हुई हूं, किसी को अंदर मत आने देना। मैंने मुंह फेर लिया। सांत्वना के बहाने वे मुझे मनाने या धमकाने ही आएंगे। इस वक्त मुझे मंत्री से नहीं मिलना था। मैंने बिस्तर के पास रखे सुरक्षित फोन को उठाया। मैंने आर्मी जेल के प्रमुख को फोन लगाया। मैं बोल रही हूं, लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सिंह चौहान, विक्रम राणा कैसा है? फोन के दूसरी तरफ से जेल प्रमुख की घबराई हुई आवाज आई। जी मैडम, उसे एकांत कारावास में रखा गया है। वकील के अलावा किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। खाना भी ठीक से खा रहा है, पर थोड़ा बेचैन लग रहा है। बेचैन? जी, बार बार कहता है कि कोई उसे मारने आएगा। रात भर बचाओ बचाओ चिल्लाता है। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। विक्रम राणा जानता था, वह जानता था कि अब उसकी बलि दी जाएगी। अगर उसने मुंह खोला तो बहुत से लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं अभी आ रही हूं, सुरक्षा बनाए रखना। जी मैडम, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बिना जवाब दिए फोन काट दिया। मैंने व्हीलचेयर मंगवाई
और मरीज के कपड़ों के ऊपर अपनी वर्दी का कोट पहन लिया। प्लास्टर लगे पैर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे मन में एक अशुभ भावना थी कि अगर मैंने अभी जांच नहीं की तो मैं हमेशा के लिए मौका खो दूंगी। 1 घंटे बाद मैं आर्मी जेल में थी। जेल प्रमुख के साथ मैं अंडरग्राउंड एकांत कारावास की ओर बढ़ रही थी। हर एक लोहे का दरवाजा खुलने पर नम और ठंडी हवा मेरे फेफड़ों में भर रही थी। गलियारे के अंत में विक्रम राणा के सेल के पास पहुंचकर आगे चल रहा गार्ड अचानक रुक गया। सेल के अंदर बहुत ज्यादा शांति थी। दरवाजे में लगे छोटे से छेद से अंदर झांकने वाले गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। इमरजेंसी, मेडिकल ऑफिसर को बुलाओ, दरवाजा खोलो। लोहे का दरवाजा खुला और मैं व्हील चेयर पर अंदर गई। विक्रम राणा बिस्तर पर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आराम से सो रहा हो, लेकिन उसके मुंह के कोनों पर सफेद झाग सूख गया था और उसकी बेजान आंखें छत को घूर रही थीं। मर चुका है, नब्ज जांचने वाले गार्ड ने कांपती आवाज में कहा। आत्महत्या? जेल प्रमुख ने डरते हुए पूछा। मैं व्हीलचेयर को लाश के पास ले गई। विक्रम राणा के हाथ में एक फटा हुआ सुसाइड नोट था। यह सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैं त्रिपाठी जी से माफी मांगता हूं। एक बहुत ही बनावटी और स्पष्ट सुसाइड नोट। मैंने विक्रम राणा की गर्दन की जांच की। वहां एक बहुत ही महीन मच्छर के काटने जैसा लाल निशान था। जेल प्रमुख: जी, पिछले 24 घंटों में विक्रम राणा से कौन मिला था, वकील के अलावा? कोई नहीं मैडम, बस आज सुबह एक मेडिकल ऑफिसर रूटीन चेकअप के लिए आया था। मेडिकल ऑफिसर? कौन? जी, एक नया डॉक्टर है, बहुत मेहनती है। उस डॉक्टर को तुरंत पकड़ो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो और जेल को सील कर दो, मैं चिल्लाई। जेल प्रमुख ने हड़बड़ी में अपना रेडियो उठाया, लेकिन मुझे पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। वे पेशेवर थे। जहर की सुई या इंजेक्शन का इस्तेमाल करके हार्ट अटैक दिखाना और सुसाइड नोट के जरिए इसे आत्महत्या का रूप देना, यह वही तरीका था जो D.I.A में दुश्मन देश के एजेंटों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तभी विक्रम राणा की लाश के नीचे कुछ चमका। मैंने दस्ताने पहने हाथ से उसे उठाया। यह एक काले रंग का शतरंज का मोहरा था, एक प्यादा। यह एक संदेश था कि विक्रम राणा जैसे लोग भी उनके लिए बस एक इस्तेमाल करके फेंकने वाले प्यादे थे। और उस शतरंज के मोहरे के नीचे छोटे अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। अगला नंबर मेरा है, यही मतलब होगा। मैंने ठंडी पड़ चुकी विक्रम राणा की आंखें बंद कर दी। मेरा गुस्सा शांत हो गया और मेरा दिमाग साफ हो गया। हरिशंकर त्रिपाठी के पीछे छिपे हुए लोग अब सामने आ गए थे। वे ऐसे लोग थे जिन्हें न कानून का डर था, न सेना के नियमों का। लाश का पोस्टमार्टम करो। जहर की जांच किसी बाहरी एजेंसी से नहीं, बल्कि केंद्रीय फॉरेंसिक लैब से करवाना। मैं खुद संपर्क करूंगी। और इस सेल में आए उस नकली डॉक्टर का हुलिया पता करके पूरे देश में अलर्ट जारी करो। जेल से बाहर निकलते समय आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मुर्दे बोलते नहीं, लेकिन लाशें बहुत कुछ कहती हैं। वे लोग जल्दबाजी में थे। विक्रम राणा को इतनी जल्दी खत्म करने का मतलब था कि उसके पास जो राज थे वे बहुत खतरनाक थे। वे है आप। मुझे विक्रम राणा की तिजोरी से मिली डायरी याद आई। हरिशंकर त्रिपाठी के नाम के अलावा उसमें कुछ कोड वर्ड में लिखे हुए नाम भी थे। उनमें मक्षर बहुत बार आया था। यह किसी संगठन का नाम था या उसके सरगना का, यह अभी पता नहीं था। लेकिन एक बात पक्की थी, वे लोग मेरी गर्दन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कोर में वापस चलो। मैडम, आपको अस्पताल जाना चाहिए। नहीं, मैं अपनी यूनिट में जाऊंगी। वही जगह सबसे सुरक्षित है और सबसे खतरनाक भी। मैंने व्हील चेयर घुमाई। युद्ध का मैदान अस्पताल नहीं, बल्कि फील्ड होता है। 7वीं कोर मुख्यालय में वापसी के 1 हफ्ते बाद बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। सैनिकों ने अपनी नई कमांडर की वापसी का जश्न मनाया और ट्रेनिंग फिर से शुरू हो गई। लेकिन कमांड स्टाफ के बीच का माहौल बर्फ की तरह ठंडा था। रक्षा मंत्रालय ने खाली हुए चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर एक नए अधिकारी को भेजा। मैं ब्रिगेडियर के M नायर, नया चीफ ऑफ स्टाफ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आर्मी हेडक्वार्टर के कार्मिक विभाग का पूर्व प्रमुख ब्रिगेडियर नायर। सांप जैसी चिकनी शख्सियत और चश्मे के पीछे से झांकती उसकी आंखें पढ़ना मुश्किल था। उसने आते ही मेरी सहायता करने के बहाने मेरे सभी फैसलों की समीक्षा करनी शुरू कर दी और यूनिट कमांडरों को बुलाकर शराब की पार्टियां करने लगा। मैडम, नायर साहब घूम घूम कर अजीब अफवाहें फैला रहे हैं।
इंटेलिजेंस ऑफिसर ने सावधानी से रिपोर्ट किया। कैसी अफवाहें? कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आप DI.A से हैं, इसलिए ऑपरेशन से ज्यादा जासूसी और राजनीति में दिलचस्पी रखती हैं। और यह भी कि हरिशंकर त्रिपाठी का मामला भी आपने राजनीति में आने के लिए रचा था। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। यह मुझे अंदर से ही अलग थलग करने की साजिश थी। वे लोग मुझे एक पागल डायन बनाकर मेरी विश्वसनीयता खत्म कर रहे थे। तभी एक और घटना घटी। कोर का ऑपरेशनल प्लान 5027 डेल्टा, हमारी यूनिट का युद्धकालीन योजना और एक टॉप सीक्रेट सैन्य दस्तावेज मीडिया में लीक हो गया। खुलासा: 7वीं कोर के हमले की योजना में बड़ी खामी। अगर को सुरक्षा पर गंभीर सवाल। खबर में कोर के हमले के रास्ते और यूनिटों की तैनाती की विस्तृत जानकारी बस थोड़े से धुंधलेपन के साथ छाप दी गई थी। यह एक घातक सुरक्षा चूक थी। रक्षा मंत्रालय ने तुरंत एक विशेष जांच दल भेजा और सारी जिम्मेदारी यूनिट कमांडर के तौर पर मुझ पर आ गई। अदिति, यह सब क्या है? जब से तुम आई हो, कोर में शांति का एक दिन भी नहीं रहा। आर्मी चीफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेज पीटते हुए डांटा। मैं जांच कर रही हूं सर। यह निश्चित रूप से किसी अंदर के आदमी का काम है। अंदर का आदमी? तुम्हारी अपने लोगों पर पकड़ इतनी ही है? जनता में बहुत गुस्सा है। बेहतर होगा कि तुम इस मामले की जिम्मेदारी लेते हुए खुद अपने पद के बारे में फैसला करो। इस्तीफे का दबाव। दस्तावेज लीक तो बस एक बहाना था। उनका असली मकसद मुझे वर्दी से बाहर निकालना था। मैंने बैठक के बाद अपने दफ्तर में बैठकर लीक हुई खबर का विश्लेषण किया। यह जानकारी ऐसी थी जिस तक सिर्फ ऑपरेशनल स्टाफ के कुछ चुनिंदा लोग और कमांड स्टाफ ही पहुंच सकते थे। तभी दफ्तर का दरवाजा खुला और ब्रिगेडियर नायर अंदर आया। मैडम, जांच दल आ गया है। वे ऑपरेशनल दफ्तर की तलाशी ले रहे हैं। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बड़ी जल्दी में है। खबर लीक हुए 30 मिनट भी नहीं हुए थे और जांच दल पहुंच गया। मामला बहुत गंभीर है मैडम। ओह, और जांच दल के प्रमुख ने कहा है कि वे आपके दफ्तर को भी देखना चाहेंगे। बेशक, यह सिर्फ एक औपचारिकता होगी। वही था, मुझे यकीन हो गया। रहस्य लीक करने वाला, मीडिया को खबर देने वाला और जांच दल को बुलाने वाला, यह सब उसी का काम था। ब्रिगेडियर, मैंने कहा। जी, शतरंज खेलना पसंद है? अचानक यह सवाल। प्यादा चाहे कितनी भी उछल कूद कर ले, राजा को मारने के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। तुम खुद को राजा समझते हो या प्यादा? नायर की भौहें तन गईं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रही हैं। मैं तो बस कोर की भलाई चाहने वाला एक अधिकारी हूं। वह असंतोष जताते हुए बाहर चला गया। लेकिन मैंने देखा, बाहर जाने से ठीक पहले उसने मेरी मेज के नीचे एक नजर डाली। उसके जाते ही मैंने मेज के नीचे खोजा और मुझे वहां लगा हुआ एक छोटा सा सुनने वाला यंत्र बग मिल गया। तो यह बात है, मेरी हर बातचीत और हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। मैं न तो मिलिट्री पुलिस पर भरोसा कर सकती थी, न ही इंटेलिजेंस पर। वे भी एम के आदमी हो सकते थे। आधिकारिक रास्ते बंद थे, तो अब मुझे अनौपचारिक रास्ता अपनाना होगा। मैंने दराज के अंदर से एक पुराना फोल्डर फोन निकाला। यह एक इमरजेंसी संपर्क था जिसे मैंने D.I.A में अपनी टीम का नेतृत्व करते समय केवल सबसे गंभीर परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया था। मैंने बैटरी लगाई और फोन चालू किया। शॉर्टकट नंबर 1। 3 बार घंटी बजने के बाद एक सूखी आवाज सुनाई दी। बहुत दिनों बाद। बॉस, अजय, मैं हूं अजय, D.I.A का एक पूर्व एजेंट और अब एक जासूसी एजेंसी की आड़ में एक निजी सूचना टीम चलाने वाला मेरा पुराना सहयोगी। वह परछाई में काम करने वाला एक भूत जैसा था। एक काम है, बहुत ही गंदा और खतरनाक काम। आप बुलाएं तो हम जहन्नुम भी चले जाएंगे। बॉस, टारगेट कौन है? रक्षा मंत्रालय और मेरी यूनिट के अंदर बैठे चूहे सारे। अपना सामान लेकर लद्दाख आ जाओ। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मत छोड़ना। समझ गया। मैं अपने शिकारी कुत्तों को छोड़ता हूं। फोन काटकर मैंने उसे आधा तोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। खिड़की से जांच दल की गाड़ियां लाइन में अंदर आती दिख रही थीं। वे सोच रहे होंगे कि वे मेरा शिकार करने आए हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि जब एक भेड़िया चट्टान के किनारे पर फंस जाता है तो वह कितना खूंखार हो जाता है। मैंने मेज पर रखे अपने नाम की प्लेट पर हाथ फेरा। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह चौहान। ठीक है, देखते हैं मैं अपनी वर्दी उतारती हूं या तुम लोगों की खाल उतारी जाती है। मैंने सुनने वाले यंत्र को निकालकर पानी के गिलास में डाल दिया। छिक की आवाज के साथ
वह बंद हो गया। अब से यह मेरी अपनी जंग थी, बिना किसी नियम और बिना किसी रेफरी के, अदृश्य दुश्मनों के साथ एक असली जंग। जांच दल की तलाशी अपमानजनक थी। जब जांच अधिकारी मेरे दफ्तर की दराजें खंगाल रहे थे और मेरी निजी डायरी और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जब्त कर रहे थे, मैं सोफे पर बैठकर चुपचाप यह सब देखती रही। मैडम, सहयोग के लिए धन्यवाद। नियमों के अनुसार हमें आपकी निजी पिस्तौल और स्मार्टफोन भी अस्थायी रूप से जब्त करने होंगे। जांच दल के प्रमुख ने विनम्र होने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा था, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। ब्रिगेडियर नायर उसके पीछे खड़ा चिंतित होने का नाटक करते हुए एक कुटिल मुस्कान दे रहा था। मैडम, ज्यादा परेशान मत होइए। अगर आप निर्दोष हैं तो सच जल्द ही सामने आ जाएगा। मैं कोर का काम संभाल लूंगा। उसका रवैया ऐसा था जैसे वह पहले ही कोर कमांडर बन गया हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बस खिड़की से बाहर देखती रही। सूरज ढल रहा था और अंधेरा छा रहा था। वे एक बात नहीं जानते थे, अंधेरा उनका नहीं, मेरा दोस्त था। रात के 10 बजे जांच दल चला गया और दफ्तर में सन्नाटा छा गया। उस कमरे में जहां से सुनने वाला यंत्र हटा दिया गया था, या वे ऐसा मान रहे थे, मैं अकेली बैठी थी। तभी खिड़की के बाहर बालकनी से एक बहुत ही हल्की आहट महसूस हुई। कोई 3 मंजिल ऊंची मुख्यालय की इमारत की दीवार पर चढ़कर आया था। खिड़की बिना आवाज के खुली और एक काली परछाई अंदर फिसल आई। सुरक्षा बहुत ढीली है बॉस, एक जानी पहचानी आवाज। अजय था। वह DI.A में मेरा सबसे भरोसेमंद एजेंट था और परछाई में काम करने वाला एक माहिर खिलाड़ी। आ गए? जांच दल वाले मुख्य द्वार पर डेरा डाले हुए हैं। मुझे पीछे के रास्ते से आने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। अजय ने मुस्कुराते हुए अपना बैग नीचे रखा। उसके अंदर से अत्याधुनिक बग डिटेक्टर और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकले। मैंने स्थिति के बारे में सुना है। ब्रिगेडियर नायर, उस आदमी से कुछ बू आ रही है। वह सिर्फ एक गद्दार नहीं है, वह एक स्लीपर सेल जैसा है जो अंदर ही अंदर जड़ें जमा चुका है। उसी ने कोर का ऑपरेशनल प्लान लीक किया है। तो उसे पकड़कर पूछताछ क्यों नहीं करते? सबूत चाहिए ताकि वह अपनी पूंछ काटकर भाग न सके। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। मैंने अजय को अपना प्लान बताया। उन्होंने मेरे दफ्तर में एक बग लगाया है, मैं उसी का इस्तेमाल करूंगी। अब से मैं थोड़ा नाटक करूंगी। तुम्हारी टीम नायर के घर और निजी फोन पर 24 घंटे नजर रखेगी। जैसे ही वह अपने आकाओं से संपर्क करे, हमें उसे पकड़ना है। अगले दिन से मैंने पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। मैं दफ्तर में अकेले चिल्लाती या हवा में गालियां देती। मैं स्टाफ को बुलाकर बेतुके आदेश देती और फिर उन्हें रद्द कर देती। युद्ध, दुश्मन हमला कर रहे हैं, टैंकों को बाहर निकालो। नहीं नहीं, सबको बाहर भेजो, मुझे अकेला रहना है। नायर मन ही मन मुस्कुराया। बग से सुनी गई बातों से उसे यकीन हो गया कि मैं जांच के दबाव में अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हूं। तीसरे दिन की रात मैंने और अजय ने योजना के अनुसार एक झूठी जानकारी फैलाई। सेक्रेटरी कहां है? मेरी छिपाई हुई गुप्त डायरी, हाँ, M फाइल, वह मेरी तिजोरी में सुरक्षित है ना? उससे सब खत्म हो जाएंगे। रक्षा मंत्री भी नहीं बचेंगे। वह एक परमाणु बम है। बेशक सेक्रेटरी घर जा चुका था और मैं हवा में ही बड़बड़ा रही थी, लेकिन सुनने वाले यंत्र के दूसरी तरफ नायर के लिए इससे मीठी कोई जानकारी नहीं हो सकती थी। चारा फेंकने के 10 मिनट बाद अजय का रेडियो संदेश आया। बॉस, उसने चारा निगल लिया है। नायर अपने घर से जल्दी में सामान पैक करके निकल रहा है। लगता है वह शहर के बाहर किसी सेफ हाउस में जा रहा है। शायद वहीं कोई मीटिंग है। चलो उसे पकड़ते हैं। मैं प्लास्टर लगे पैर के बावजूद खड़ी हो गई। कुछ दिनों के नाटक से मेरे बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थका हुआ था, लेकिन मेरी आंखें अपने शिकार पर झपटने वाले एक शिकारी की तरह चमक रही थीं। सुबह के 2 बजे शहर से बाहर एक सुनसान फार्म हाउस पर नायर की कार पहुंची। उसने चारों ओर देखा और अंदर चला गया। कुछ देर बाद एक और काली सेडान आई और एक हैट पहने आदमी उतरा। अजय की टीम ने फार्म हाउस को घेर लिया। मैं ईयरफोन के जरिए अंदर की बातचीत सुन रही थी। क्या यह पक्का है? क्या आदित्य सिंह चौहान सच में पागल हो गई है और वह M फाइल असली है? हैट वाले आदमी की आवाज। पक्का है, मैंने खुद सुना है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और वह अपनी तिजोरी का पासवर्ड भी भूल रही है। आज रात ही मौका है।
हमें उसे पागल खाने में भर्ती करवाना होगा और तिजोरी खाली करनी होगी। नायर की उत्साहित आवाज। बहुत अच्छे, एम साहब भी खुश होंगे। यह काम हो गया तो अगली बार तुम्हारा सांसद का टिकट पक्का है। यह सौदा पक्का होने का पल था। अंदर घुसो। मेरे आदेश के साथ ही फार्म हाउस की खिड़कियां टूटी और अंदर स्टन ग्रेनेड फटे। चीखों के साथ फार्म हाउस में अफरा तफरी मच गई। अजय और उसकी टीम ने पलक झपकते ही उन्हें काबू में कर लिया। मैं बैसाखी के सहारे धीरे धीरे अंदर गई। जमीन पर घुटनों के बल बैठे नायर ने मुझे देखकर ऐसे मुंह खोला जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैडम, पर आप तो पागल हो गई थी। पागल मैं नहीं, तुम्हारा लालच है, ब्रिगेडियर नायर। मैं उसके सामने झुकी और उसका फोन उठा लिया। अभी अभी हुई बातचीत और रिकॉर्ड की गई आवाज। वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। सैन्य रहस्य लीक करना, देशद्रोह की साजिश और एक निजी संगठन के प्रति वफादारी, इन सब की सजा मौत है, जानते हो ना? छोड़ दीजिए, मैंने तो बस वही किया जो कहा गया था। उस आदमी ने सब कुछ करवाया। नायर ने बगल में पकड़े गए हैट वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए रोना शुरू कर दिया। वह कौन है? वाह, वह एक लॉबिस्ट है, हथियारों का सौदागर, एम का आदमी। मैंने हैट वाले आदमी का हैट उतारा। एक जाना पहचाना चेहरा था। वह रक्षा मंत्रालय में पत्रकार के तौर पर घूमता था, लेकिन असल में एक रहस्यमयी स्तंभकार था। दिलचस्प, कोर का चीफ ऑफ स्टाफ एक हथियार लॉबिस्ट के साथ मिला हुआ है। मैंने नायर की ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया। एम कौन है? हरिशंकर त्रिपाठी के पीछे छिपा हुआ तुम्हारा असली मालिक? नायर ने डर के मारे रोते हुए अपना मुंह खोला। महेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री, अभी रक्षा उद्योग संघ के अध्यक्ष। महेंद्र प्रताप सिंह, यह नाम सुनते ही मेरे दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ गईं। सेना से एक जीवित किंवदंती, सुरक्षा का देवता कहलाने वाला एक वरिष्ठ व्यक्ति, लेकिन पर्दे के पीछे वह भारतीय रक्षा कार्टेल को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला एक काला हाथ था। वही एम था। महेंद्र प्रताप सिंह सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी नहीं था, वह एक राक्षस था जो भारतीय सेना जैसे विशाल संगठन को अपनी निजी संपत्ति की तरह चलाता था। हरिशंकर त्रिपाठी तो बस उसका एक प्यादा था और विक्रम राणा या नायर जैसे लोग शतरंज की बिसात पर सिर्फ मोहरे थे। मैंने नायर और लॉबिस्ट को अपने लोगों को सौंपकर एक गुप्त स्थान पर कैद कर दिया। अगर मैं उन्हें आधिकारिक हिरासत में देती तो वे या तो मार दिए जाते या रिहा हो जाते। उनके कबूलनामे के वीडियो और सबूत मेरे पास थे, लेकिन यह महेंद्र प्रताप सिंह को पकड़ने के लिए काफी नहीं था। वह कानून से ऊपर था। बॉस, वे हरकत में आ गए हैं, अजय ने तुरंत रिपोर्ट किया। महेंद्र प्रताप सिंह अपनी पूंछ काटने की कोशिश कर रहा है। वह मीडिया में नायर के भ्रष्टाचार की खबर लीक कर रहा है ताकि इसे एक व्यक्तिगत मामला बनाया जा सके। और खबर है कि आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होने वाला। नायर का अवैध रूप से अपहरण और कैद करने के आरोप में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने सत्ता पर भी कब्जा कर लिया था। अब मैं एक भगोड़ा बन गई थी। मैं न तो अपनी कोर में लौट सकती थी, न ही अपने घर जा सकती थी। युद्ध का मैदान बदल गया है, मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अब यह सीमा का पहाड़ी इलाका नहीं, बल्कि दिल्ली का इमारतों का जंगल और जनमत का एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र था। अजय, हमें महेंद्र प्रताप सिंह की दुखती रग ढूंढनी होगी। पैसा, औरत, सत्ता, वह सबसे ज्यादा किस चीज की परवाह करता है? जांच के अनुसार सम्मान। उसने अपनी पूरी जिंदगी खुद को एक राष्ट्रनायक के रूप में पेश करने में लगा दी है। और एक और चीज, उसका इकलौता बेटा युवराज सिंह, वह वर्तमान में एक रक्षा कंपनी नेक्स्ट वन फ्यूचर का सीईओ है। बाहर से एक सफल व्यवसायी, लेकिन असल में ड्रग्स, जुए और सैन्य सेवा से बचने के घोटालों में लिप्त है। महेंद्र प्रताप सिंह ने उसके दर्जनों अपराधों को दबा दिया है। कोई भी मां बाप अपने बच्चे के आगे कमजोर पड़ ही जाता है। मेरे दिमाग में एक योजना बनने लगी। महेंद्र प्रताप सिंह पर सीधे हमला करना लगभग असंभव है। उसके संपर्कों और सुरक्षा का घेरा बहुत मजबूत है, लेकिन उसका सड़ा हुआ बेटा अलग है। लक्ष्य बदलो, युवराज सिंह का अपहरण करो। क्या अपहरण? यह बहुत खतरनाक है बॉस। अगर हम नाकाम रहे तो हम पहले ही चट्टान के किनारे पर हैं। कानून और नियम, ये सब जिंदा बचने के बाद की बातें हैं। अगर वे मेरे तरीकों को गंदा कहते हैं तो मैं उन्हें गंदे तरीके से ही जवाब दूंगी।
उस रात दक्षिण दिल्ली के एक आलीशान क्लब के वीआईपी कमरे में युवराज सिंह ड्रग्स के नशे में लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। बाहर बड़े बड़े बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे, लेकिन अजय की टीम के लिए वे कोई बाधा नहीं थे। वेटर के वेश में अजय के एक आदमी ने कमरे में नींद की गैस छोड़ दी। बिना किसी शोर शराबे के काम हो गया। हमने बेहोश युवराज को मालवाहक लिफ्ट के जरिए बाहर निकाल लिया। अगली सुबह महेंद्र प्रताप सिंह के निजी मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया। नंबर अज्ञात था। जैसे ही महेंद्र प्रताप सिंह ने फोन उठाया, स्क्रीन पर घने अंधेरे में बंधा हुआ उसका बेटा युवराज सिंह दिखाई दिया। पापा बचाओ, मुझे बचाओ। युवराज डर के मारे रो रहा था। स्क्रीन घूमी और नकाब पहने में सामने आई। बहुत दिनों बाद मंत्री जी, या मुझे आपको अध्यक्ष कहना चाहिए, आदित्य सिंह चौहान। महेंद्र प्रताप सिंह की आवाज धीमी और भारी थी। गुस्से को दबाने की कोशिश में एक कंपन महसूस हो रहा था। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम पागल हो गई हो? यह एक अपराध है। अपराध? दशकों तक रक्षा घोटालों से सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलना और मेरे हेलीकॉप्टर को गिराकर एक सेवारत कोर कमांडर की हत्या की कोशिश करना, क्या वह देशभक्ति है? तुम्हें क्या चाहिए? बहुत सरल है। आपकी गुप्त तिजोरी में रखी हुई मूल फाइल, भारत के राजनीतिक और व्यापारिक जगत की रिश्वत सूची वाली वह फाइल। उसे लेकर कल दोपहर तक दिल्ली के इंडिया गेट पर आ जाइए। पागल हो गई हो? तुम्हें लगता है मैं वह दूंगा? अगर आप नहीं देंगे तो आपके बेटे की ड्रग्स पार्टी का वीडियो, सैन्य सेवा से बचने के सबूत और आपके बेटे द्वारा आपके हत्या के आदेशों का कबूलनामा मैं दुनिया भर की मीडिया पर लाइव प्रसारित कर दूंगी। क्या आप अपने जीवन भर बनाए गए उस महान नायक के नकाब को उतरते हुए देखना चाहते हैं? महेंद्र प्रताप सिंह चुप हो गया। उसकी भारी सांसें फोन से सुनाई दे रही थीं। ठीक है, कल दोपहर इंडिया गेट, अकेले आना। कोई होशियारी की तो तुम्हारे बेटे के सिर में छेद हो जाएगा। कॉल कट गया। मैंने नकाब उतारकर एक गहरी सांस ली। यह एक जुआ था। महेंद्र प्रताप सिंह आसानी से नहीं आएगा। वह कल इंडिया गेट को अपने शिकार का मैदान बना देगा। स्नाइपर, हथियारे और अपनी पहुंच में मौजूद हर सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके वह मुझे मारने की कोशिश करेगा। बॉस, क्या आप सच में जाएंगी? यह एक जाल है, अजय ने चिंता से पूछा। जानती हूं, लेकिन शेर को पकड़ने के लिए शेर की मान में तो जाना ही पड़ता है। मैंने अपने प्लास्टर लगे पैर को देखा। दर्द अभी भी था, लेकिन मेरा मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। तैयारी करो, कल का दिन भारत के इतिहास का सबसे शोर भरा दिन होगा। इंडिया गेट, दिल्ली का दिल। वहां मैं एक दैत्य के साथ अपनी आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रही थी। या तो मैं मरूंगी या वह राक्षस। कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसे साफ किया। धातु का ठंडा स्पर्श मुझे फुसफुसा रहा था। खून बहाने का समय आ गया है। जैसे जैसे दोपहर का समय करीब आया, दिल्ली का आसमान स्लेटी हो गया। भारी बादल इंडिया गेट के ऊपर ऐसे छा गए मानो अभी बरस पड़ेंगे। मैं इंडिया गेट के सामने अकेली खड़ी थी। मेरे पीछे विशाल स्मारक चुपचाप शहर को देख रहा था और मेरे सामने एक खाली मैदान था। पुलिस आसपास नियंत्रण कर रही थी, लेकिन अजीब तरह से वे केवल आम नागरिकों को रोक रहे थे, जबकि काले सूट पहने हुए लोग मैदान में जगह जगह तैनात हो रहे थे। ये महेंद्र प्रताप सिंह के निजी गुर्गे और इंटेलिजेंस में उसके लोग थे। 11:55 बजे मैदान के दूसरी ओर से काले रंग की लिमोजिन गाड़ियों का एक काफिला आया। पुलिस ने खुद ही बैरिकेड हटा दिए। कार का दरवाजा खुला और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी छड़ी के सहारे उतरा। महेंद्र प्रताप सिंह, भारत की सुरक्षा का पितामह कहलाने वाला, लेकिन असल में देश को खा जाने वाला एक विशाल परजीवी। वह बहुत शांत था, जैसे कोई सैर पर निकला हो। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसके पीछे मजबूत कद काठी के कई बॉडीगार्ड एक दीवार की तरह खड़े थे। लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सिंह चौहान, महेंद्र प्रताप सिंह मेरे सामने आकर रुका। उसकी आवाज में एक रुआब था। बीमार होकर भी यहां तक आने के लिए धन्यवाद। मेरा बेटा कहां है? पहले वादा किया हुआ सामान देख लीजिए। मैंने अपनी जेब से एक छोटी यूएसबी ड्राइव निकाली। यह ओरिजिनल है, वह सूची जिसे आप इतनी शिद्दत से छिपाना चाहते थे। भारत के 300 राजनेताओं और उद्योगपतियों की रिश्वत सूची और हत्या के आदेशों की ऑडियो फाइल। महेंद्र प्रताप सिंह की आंखें यूएसबी पर टिक गईं। लालच, उसकी बूढ़ी आंखों में छिपा हुआ लालच साफ दिख रहा था। इसे मुझे दे दो।
तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वर्दी तो उतर जाएगी, लेकिन पेंशन मिलती रहेगी। विदेश जाकर चुपचाप जियो। आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है? मैंने पूछा तो महेंद्र प्रताप सिंह हंस पड़ा। युवराज, वह मूर्ख, ड्रग्स में डूबा हुआ और बस मुसीबतें खड़ी करने वाला, वह मेरा खून है, लेकिन एक नाकामयाब औलाद है। तुम्हें लगता है कि उसके मरने से मेरी आंखों में आंसू आएंगे? वह सच में एक राक्षस था। अपनी सत्ता बचाने के लिए वह अपने खून को भी बेरहमी से छोड़ सकता था। अच्छा, तो आप अपने बेटे को एक बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। बड़े लक्ष्य के लिए छोटे बलिदान जरूरी होते हैं। तुम भी एक सैनिक हो, समझती होगी। यही मेरा सिद्धांत है। महेंद्र प्रताप सिंह ने चुटकी बजाई। तभी आसपास की इमारतों की छतों से कुछ चमकीली रोशनी दिखाई दी। स्नाइपर, तुम्हारा मेरे बेटे को बंधक बनाना बेकार है। तुम आज यहीं मरोगी। एक विद्रोही कमांडर ने शहर में एक बंधक संकट पैदा किया और मारा गया। कहानी एकदम सही है ना? महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी छड़ी से जमीन पर मारा। गोली चलाओ, उसका आदेश गूंजा। मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की, मैं बस उसे घूरती रही। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कोई गोली नहीं चली। मेरे सिर में कोई छेद नहीं हुआ, न ही मेरी छाती में। महेंद्र प्रताप सिंह की भौहें तन गईं। क्या कर रहे हो? गोली चलाओ अभी, वह अपने वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा और खरखराहट थी। स्नाइपर नहीं आएंगे अध्यक्ष जी। मैंने मुंह खोला। आपके किराए के स्नाइपर। मेरे लोगों ने 10 मिनट पहले ही उन सब का सफाया कर दिया है। दिल्ली के बीचों बीच गोलीबारी, यह बहुत पुराना तरीका है। महेंद्र प्रताप सिंह का चेहरा बिगड़ गया। और आपका बेटा, जिसे आपने छोड़ दिया, उसने कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताई हैं। क्या बकवास है? महेंद्र प्रताप सिंह पीछे हटा। बॉडीगार्ड ने तुरंत उसे घेर लिया। आपका बेटा आप पर ही गया है। जीने के लिए वह अपने बाप को भी बेच सकता है। जैसे ही मैंने हाथ उठाया, इंडिया गेट के आसपास लगे विशाल स्क्रीन एक साथ झिलमिलाए। समाचार या विज्ञापन दिखाने वाली स्क्रीनें काली हो गईं और फिर एक वीडियो चलने लगा। एक अंधेरे कमरे में युवराज सिंह कैमरे की ओर देख रहा था। मेरा नाम युवराज सिंह है। मैं महेंद्र प्रताप सिंह का बेटा हूं। स्क्रीन से गूंजती विशाल आवाज सुनकर राह चलते लोग रुक गए, गाड़ियां भी रुक गईं। मेरे पिता नहीं, महेंद्र प्रताप सिंह एक हत्यारा है। 7वीं कोर का घोटाला और पिछले चुनावों में इकट्ठा किया गया हजारों करोड़ का काला धन, वह इन सब का मास्टरमाइंड है। इन सब का मास्टरमाइंड है। वह इन सब का मास्टरमाइंड है। बंद करो, इसे बंद करो। महेंद्र प्रताप सिंह पागलों की तरह अपनी छड़ी घुमाने लगा, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हुई। सबूत यहां है। मेरे नाम पर छिपाई गई फर्जी कंपनियों के गुप्त बैंक खाते और मेरे पिता द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के आदेशों की ऑडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो में युवराज ने अपना फोन चालू किया। महेंद्र प्रताप सिंह की आवाज इंडिया गेट पर गूंज उठी। उसे मार डालो, इसे एक हादसा दिखाओ, लाश नहीं मिलनी चाहिए। नागरिकों में हलचल मच गई। लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे, गालियां देने लगे। इंडिया गेट पल भर में एक जन अदालत में बदल गया। यह सब झूठ है, यह डीप फेक है, वह मेरा बेटा नहीं है। महेंद्र प्रताप सिंह गला फाड़कर चिल्लाया। यह झूठ नहीं है। तभी मेरे पीछे इंडिया गेट के नीचे से एक भूमिगत रास्ते का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। हथकड़ियों में अजय और स्पेशल फोर्सेस के जवानों के साथ। युवराज सिंह। युवराज। महेंद्र प्रताप सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा। नहीं अध्यक्ष जी, युवराज ने एक कुटिल मुस्कान दी। आप मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते थे। आपको लगा मुझे पता नहीं चलेगा। आप हमेशा से ऐसे ही थे। जब मां मरी, जब भाई मरा, आप हमेशा अपनी जान बचाकर भागे। हरामखोर, तू अपने बाप से। इसीलिए मैंने पहले ही बाजी मार ली। मैंने लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सिंह चौहान के साथ एक सौदा किया। आपको सौंपने के बदले में मेरी सजा कम कर दी जाएगी। यह पहला झटका था। महेंद्र प्रताप सिंह सोच रहा था कि मैंने उसके बेटे को बंधक बनाया है, लेकिन असल में युवराज ने अपहरण के तुरंत बाद मुझे एक सौदे की पेशकश की थी। उसे पता था कि उसका बाप उसे छोड़ देगा, इसलिए उसने अपने बचने का रास्ता खोज लिया था। खून पानी से गाढ़ा होता है, लेकिन उनका खून सड़ चुका था। मैंने तुझे कैसे पाला था? महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी छाती पकड़ ली और लड़खड़ाने लगा। खेल खत्म। महेंद्र प्रताप सिंह। मैं उसके पास गई।
तुम्हारा बनाया हुआ साम्राज्य तुम्हारे ही बेटे ने ढहा दिया है, पूरी तरह से। महेंद्र प्रताप सिंह घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखें बेजान हो गईं। जीवन भर की कमाई हुई सत्ता, सम्मान और परिवार सब कुछ एक पल में राख हो गया। तभी जमीन पर गिरे हुए महेंद्र प्रताप सिंह ने अचानक अपनी जेब में हाथ डाला। साथ में मरेंगे सब के सब। उसने एक छोटा रिमोट निकाला। इस मैदान के नीचे मैंने कुछ दबाया है, गैस पाइपलाइन। यह बटन दबाते ही यहां मौजूद सब लोग मर जाएंगे। यह उसकी आखिरी कोशिश थी। वह सच में पागल हो गया था। नागरिक चीखते हुए भागने लगे। उसके बॉडीगार्ड भी डरकर पीछे हट गए। दबाइए, मैंने बिना पलक झपकाए कहा। क्या? मैंने कहा, दबाइए। महेंद्र प्रताप सिंह ने कांपते हाथों से बटन दबाया। क्लिक क्लिक। कुछ नहीं हुआ। यह काम क्यों नहीं कर रहा? आप हमेशा लोगों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए 2-3 सुरक्षा उपाय रखते हैं। उस गैस पाइपलाइन को लगाने वाला तकनीशियन कौन था? वही ठेकेदार जिसे आपने धोखा दिया था, है ना? मैं ठंड से मुस्कुराई। उस ठेकेदार को मैंने 3 साल पहले बचाया था। जब आप उसे मारने वाले थे, मैंने उसे निकाल लिया था। उसने जो लगाया था वह बम नहीं, बस एक खिलौना था। महेंद्र प्रताप सिंह के हाथ से रिमोट गिर गया और तभी दूसरा झटका लगा। युवराज ने अचानक पास खड़े एक कमांडो की कमर से पिस्तौल छीन ली। यह सब पलक झपकते ही हुआ। नहीं, अजय चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। जिस पल मैंने सोचा कि युवराज की बंदूक मेरी ओर होगी, उसने बंदूक की नाल अपने पिता की ओर कर दी। जहन्नुम में जाइए पापा। था सिर्फ एक गोली। महेंद्र प्रताप सिंह की छाती से खून का फव्वारा फूटा। वह बिना कोई चीख के पीछे गिर गया। इंडिया गेट के नीचे भारत को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला वह दैत्य अपने ही बेटे के हाथों एक दयनीय मौत मरा। हाँ। युवराज पागलों की तरह हंसते हुए बंदूक की नाल अपने सिर पर रख ली। रुको, मैं दौड़कर युवराज के हाथ पर मारी। बंदूक जमीन पर गिर गई। कमांडो ने दौड़कर युवराज को दबोच लिया। मैं भी मरूंगा। सब खत्म हो गया। मरना बहुत आसान है। मैंने जमीन पर पड़े युवराज का कॉलर पकड़कर उसे उठाया। तुम्हें जीना होगा। जीकर अपने और अपने बाप के किए हुए पापों की कीमत चुकानी होगी। पूरी जिंदगी जेल में अपने बाप को मारने की यादों को चबाते हुए। युवराज एक जानवर की तरह दहाड़ मारकर रोने लगा। महेंद्र प्रताप सिंह की लाश पर बारिश की बूंदें गिरने लगीं। सायरन की आवाजें करीब आ रही थीं। पुलिस और जांच एजेंसियां मैदान में घुस रही थीं। मैंने आसमान की ओर देखा। बारिश मेरे चेहरे से खून और पसीना धो रही थी। एक लंबी और खूनी जंग आखिरकार खत्म हो गई थी। 1 साल बाद लद्दाख 7वीं स्ट्राइक कोर मुख्यालय। कड़ाके की ठंड में परेड ग्राउंड पर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। मैं अपने दफ्तर की खिड़की से सैनिकों को बर्फ हटाते हुए देख रही थी। मैडम, कॉफी। नए आए सहयोगी ने भाप निकलती हुई कॉफी का कप मेज पर रखा। शुक्रिया। मैंने एक घूंट कॉफी पी। कड़वी लेकिन गर्म कॉफी ने मेरे शरीर को गर्माहट दी। पिछला 1 साल एक तूफान जैसा था। महेंद्र प्रताप सिंह की मौत, युवराज की गिरफ्तारी और उनसे जुड़े सैकड़ों सरकारी अधिकारियों और जनरलों को या तो बर्खास्त कर दिया गया या वे जेल चले गए। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शुद्धिकरण था। लोग मुझे राष्ट्रनायिका कहते थे, लेकिन कुछ लोग खूनी डायन भी कहते थे। एक बेटे से उसके बाप को मरवाने वाली एक क्रूर महिला होने का आरोप भी लगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपने पैर की ओर देखा। ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन बारिश होने पर या ठंड में यह अभी भी दुखता था। यह एक ऐसा पदक था जिसे मुझे जीवन भर पहनना था। मैडम, क्या आप सच में इस्तीफा दे रही हैं? मेरे चीफ ऑफ स्टाफ ने सावधानी से पूछा। मेरी मेज पर मेरा इस्तीफा रखा हुआ था। मेरी मेज पर। हाँ, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन मैडम, जनता आपको अगला आर्मी चीफ या रक्षा मंत्री के रूप में देख रही है। अगर आप अभी पद छोड़ देंगी। मैं एक योद्धा हूं, चीफ ऑफ स्टाफ, राजनेता नहीं। मैं कीचड़ में उतरकर गंदगी साफ कर सकती हूं, लेकिन फूलों के बगीचे में नाचना मेरे बस की बात नहीं। और मैंने बहुत खून देख लिया है। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूं। मैंने अपनी टोपी उठाई। मैं दफ्तर से बाहर निकली। गलियारे में खड़े स्टाफ और मेरे अधीनस्थों ने एक साथ सैल्यूट किया। उनकी आंखों में अब डर या संदेह नहीं था, केवल सम्मान और अफसोस था। मुख्यालय की इमारत से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया।
मेरी आधिकारिक कार की जगह मेरी निजी एसयूवी इंतजार कर रही थी। ड्राइवर की सीट पर अजय बैठा था। कहाँ चलें? बॉस, पता नहीं, समुद्र देखना है। पूर्वी तट की ओर चलें? बढ़िया है, वहां ताजा मछली खाएंगे। गाड़ी चल पड़ी। मैंने साइड मिरर में दूर होती हुई अपनी यूनिट को देखा, लहराता हुआ 7वीं कोर का झंडा और उसके नीचे उत्साह से दौड़ते हुए सैनिक। अब वे जो गर्म कपड़े पहनेंगे वे सच में गर्म होंगे। टैंक अब नहीं रुकेंगे और उनकी थाली में स्वादिष्ट खाना होगा। बस इतना ही काफी था। मैंने कीचड़ में लौटने और खून बहाने का काम सिर्फ इसी एक कारण के लिए किया था। जब गाड़ी गेट से गुजर रही थी तो संतरी ने जोर से नारा लगाया, वज्रकोर की जय। मैंने खिड़की नीचे करके हाथ हिलाया। बर्फ से ढकी लद्दाख की पहाड़ियां चमक रही थीं। युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन मैं जानती थी अगर कभी फिर से अंधेरा छाया और किसी ने मेरे सैनिकों को परेशान किया तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वापस आऊंगी। और उस समय मैं और भी तेज दांतों वाली एक भेड़िया बनकर आऊंगी। मैंने सीट पर सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। आज कॉफी का स्वाद कुछ ज्यादा ही मीठा था।